जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो है हम अपना ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिस जो है वुमेन चेंजिंग अराउंड द वर्ल्ड। आज के चैप्टर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो औरतों के जो हालात हैं या औरतों ने किस तरीके से हमारी दुनिया को बदला, किस तरीके की जो चीज़ें हैं वो औरतें आज की दुनिया में फेस करती हैं या समाज के अंदर उन्हें किस किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर के अंदर ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। इतिहास में महिलाओं को शिक्षा, नौकरी और स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित रखा गया, लेकिन समय के साथ महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए संघर्ष किया और दुनिया बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिएगा, हमारे यहाँ पर भी या पूरी दुनिया के अंदर ये माना जाता है कि भाई औरतें जो हैं वो कमज़ोर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये मानना पड़ेगा कि औरतों की जो भूमिका है वो पुरुषों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। ठीक है, हमारे यहाँ पे नारी शक्ति का जो महत्व है वो हद से ज़्यादा है। आप उस चीज़ को समझें और मानें इस चीज़ को। ठीक है, तो देखिएगा, इसी तरीके से महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए लंबा संघर्ष हुआ। आज महिलाएं शिक्षा, नौकरी और राजनीति सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। ये बिल्कुल सच है। हम किसी भी फील्ड में ये नहीं मान सकते कि भाई औरतें किसी भी लेवल के ऊपर मर्दों से पीछे हैं। कहीं ना कहीं वो हर फील्ड में आदमियों के मुकाबले आगे हैं। हमको ये चीज़ समझनी चाहिए। और हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई औरतें किसी भी लेवल के ऊपर कमज़ोर होती हैं। वो हमेशा ताकतवर होती हैं और हमेशा ही समाज के अंदर अपना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं। आप पाएंगे कि दुनिया के अंदर जितनी भी लीडरशिप क्वालिटी है वो औरतों के अंदर मर्दों के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। मैनेजमेंट का जितना भी काम होता है वो औरतें मर्दों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती हैं। ये चीज़ें आप हर सेक्टर के अंदर देख सकते हैं। ठीक है जी, जेंडर और स्टीरियोटाइप, इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिएगा, दो तरीके की आइडेंटिटी होती है। एक होती है आपकी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी, ठीक है, और एक होती है आपकी सोशल आइडेंटिटी। बायोलॉजिकल आइडेंटिटी के बेस पे दो जेंडर होते हैं, एक मेल, एक फीमेल। इससे पता चलता है कि कोई इंसान या कोई व्यक्ति वो स्त्री है या पुरुष है। एक सोशल आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो सोशल आइडेंटिटी के तहत क्या कहा जाता है कि भाई एक पर्सन जो है वो काम करता है बाहर जा करके तो उसको मेल मानते हैं, और जो घर पे रह करके काम करता है तो उसको औरत बोलते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने क्लासिफिकेशन होता है। याद रखिएगा, जो मेल या फीमेल का डिस्क्रिप्शन होता है वो जेंडर के बेस पे या बायोलॉजिकल लेवल के ऊपर अलग होता है और सोशल लेवल के ऊपर अलग होता है। ठीक है, मेल या फीमेल इस तरीके से आप बांटते हैं। ठीक है, जेंडर को लेकर के स्टीरियोटाइप देख लेते हैं। तो स्टीरियोटाइप क्या है भाई, सोसाइटी के अंदर ज़्यादातर लोगों को पता होगा। ठीक है, हम इस चैप्टर के अंदर ना सिर्फ ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये सोशल बेसिस के ऊपर क्या होता है, बल्कि हम लोग पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, इकोनॉमिक लेवल के ऊपर हर तरीके से समझेंगे कि भाई औरतों की जो स्थिति है वो आज की दुनिया में कैसी है, पहले कैसी थी और किस तरीके से उसे सुधारा जा सकता है। आपको इसके बीच में ना बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी सुनने को मिलेंगी जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर वेरी करती हैं। ओके, किसी व्यक्ति या समूह को एक तय छवि के आधार पर जज करना, ये बताना कि भाई ये इंसान ऐसा होता होगा। जनरली ये मान लिया जाता है कि लड़कों को जो है ब्लू कलर अच्छा लगता है और लड़कियों को जो है पिंक कलर अच्छा लगता है। भाई हो सकता है उसे कोई और कलर पसंद हो। हम कैसे ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं भाई किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को या एक पर्टिकुलर जेंडर को यही चीज़ पसंद होगी? हो सकता है भाई ये डिफरेंट हो। इसी तरीके से जनरली ये मान लिया जाता है कि भाई जो लड़के हैं वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं या फिजिकल वर्क में के अंदर वो लोग ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। अब ये तो कोई बात नहीं हुई, क्या पता भाई उन्हें कोई दूसरा काम पसंद हो। इसी तरीके से लड़कियों को ज़बरदस्ती क्या दिया जाता है, होम साइंस सब्जेक्ट दिलाया जाता है। क्या पता उसका इंटरेस्ट उसमें ना हो, वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छा कर सकती हो। हमने ये चीज़ देखी है भाई, हरियाणा के अंदर तो ज़्यादातर जो लड़कियाँ होती हैं वो जो है स्पोर्ट्स के अंदर ही अच्छा करती हैं। ठीक है, घर के कामकाज इतने अच्छे नहीं हो पाते, लेकिन घर के कामकाज के अंदर मैं ये बोल दूं कि भाई नहीं होती, लेकिन घर के कामकाज भी वो बहुत अच्छे से कर पाती हैं। ठीक है, अब कुछ जो लड़के होते हैं वो बहुत अच्छे शेफ बनते हैं। आपने ये देख भी लिया है, संजीव कपूर जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई एक पर्टिकुलर पर्सन है या एक पर्टिकुलर जेंडर का पर्सन यही एक काम कर सकता है या दूसरे को यही काम करना चाहिए। जिसकी जैसी इच्छा होगी या जिसकी जैसी मंशा होगी वो वैसा काम कर सकता है। ठीक है, मैथ्स के अंदर बोला जाता है कि भाई लड़कियां थोड़ी कमज़ोर होती हैं, लेकिन जो शकुंतला जी थी, ठीक है, वो दुनिया के अंदर सबसे अच्छी मैथमेटिशियन मानी जाती हैं। इसी तरीके से लड़कों के अंदर बोलते हैं क्रिएटिव नहीं होते या फिर भाई उनकी ड्राइंग अच्छी नहीं होती। आप पिकासो को देख लो, सबसे अच्छी ड्राइंग दुनिया के अंदर वही कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप लियोनार्डो दा विंची का नाम देख सकते हो। ठीक है, तो कोई भी इंसान कैसा भी काम कर सकता है, इससे जेंडर का कोई रोल नहीं है। इसके अंदर सीधी सी बात है भाई, जिसको जिस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट होगा या जिसका जिस चीज़ को लेकर के ज़्यादा रुझान होगा वो उसी काम को करेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल कैसे सेट करते हैं भाई स्टीरियोटाइप का।
लड़के मजबूत होते हैं, लड़कियां नाजुक होती हैं। ये बिल्कुल दकियानुसी बात है। लड़कियां कहीं ना कहीं मेंटली भी और फिजिकली भी लड़कों के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकती हैं। ठीक है, महिलाएं घर का काम करेंगी, पुरुष बाहर जा करके काम करेंगे। अब ये तो कोई बात नहीं हुई, बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि भाई बाहर जा करके जॉब कर रही हैं। ठीक है, नर्सिंग के अंदर क्या होता है, नर्सिंग के अंदर आप देखेंगे ज़्यादातर लड़कियां मिलती हैं, जबकि आज की डेट में लड़के भी नर्स मिल जाते हैं हमें। इंजीनियर जो होगा ज़्यादातर पुरुष होंगे। भाई इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर भी लड़कियां भी बहुत अच्छा काम करती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्टीरियोटाइप पहले से किसी चीज़ को लेकर के धारणा मत बनाइए, कोशिश करिएगा उस चीज़ को समझने की कि वो चीज़ कितनी बेहतर है या कोई भी इंसान किसी भी तरीके का काम कर सकता है। ओके, तो स्टीरियोटाइप समाज में असमानता को बढ़ाते हैं। लड़कियों को अक्सर पढ़ाई और करियर से रोका जाता है। भाई ये दुनिया की सबसे दकियानुसी या घटिया बात है, जो कि पढ़ाई या करियर के लिए किसी भी लड़की को रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा कि लड़कियों को भी आगे बढ़ने के मौका मिलना चाहिए और उनको भी अपने जीवन को आगे बढ़ाने के अवसर मिलने चाहिए, ताकि वो भी लड़कों से ज़्यादा आगे निकल सकें या लड़कों की तरह उनको भी आगे आने के लिए सुविधाएं मिल सके। ओके, तो देखते हैं आगे। भाई महिलाओं की शिक्षा को लेकर के बात करते हैं। महिलाओं की शिक्षा का इतिहास हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एजुकेशन सॉरी। पहले के समय में लड़कियों को पढ़ाना गलत माना जाता था। अब भाई ये चीज़ बिल्कुल सही है, ये चीज़ आप किसी भी धर्म के अंदर चले जाओ, ये माना जाता है भाई लड़कियों को पढ़ाना गलत मानते हैं। इवन जो आपका ईसाई धर्म है उसके अंदर तो बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं, एक पर्टिकुलर जगह की मैंने सुनी थी, वहाँ पर ये मानते थे कि अगर लड़कियों को पढ़ा दिया तो ये डायन बन जाएगी। मतलब ज्ञान अगर इसके पास है तो इसको डायन बना देंगे, मतलब ये विच हो जाएगी। आदमियों को ही पढ़ने लिखने का अधिकार था, उन्हीं के पास में था, तो लड़कियों को पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा। जब वो बेचारी पढ़ेगी ही नहीं तो वो आगे कैसे पढ़ेगी। आज की डेट में आप इस चीज़ को समझो कि भाई अगर कोई लड़की पढ़ती है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं सोशल स्ट्रक्चर अच्छा होता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती है, घर परिवार के अंदर चीज़ें सुविधाएं आती हैं। इसका एक एग्जाम्पल कैसे हो सकता है भाई, सपोज करो कोई दो बंदे हैं, एक बंदा है वो पर्टिकुलर एक जगह पे काम करता है, उसकी वाइफ है वो हाउस वाइफ है। अब उनके घर के अंदर एक इनकम आती है और दूसरी उसकी वाइफ जो है वो घर को संभालती है और बाद में कुछ नहीं हो पाता। एक दूसरी फैमिली है, दूसरी फैमिली के अंदर क्या है, एक पर्सन है, एक मेल है एक फीमेल है, दोनों जॉब करते हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं कि भाई आप थोड़ा घर का काम आप करवा दो, थोड़ा आप करवा दो। उनके घर के अंदर डबल इनकम है। अब इस चीज़ को लेकर के सामने वाला ये बोले हम अपनी वाइफ को बाहर नहीं भेजते, हम तो ये काम नहीं करवाते। लेकिन जब फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, जब उनके ऊपर किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, तब उन्हें एहसास होता है अरे यार इसके पास में तो ये है, उसके पास तो गाड़ी भी है, उनके पास में ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। तब लोगों को समझ में आता है यार हमारे पास में भी अगर हमारी भी वाइफ भी जॉब करती तो कितना अच्छा होता। ये चीज़ तब समझ में आती है जब फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। उससे पहले लोगों को लगता है क्या घर का काम तो काम ही नहीं होता। भाई आप भी थोड़ी सी हेल्प कर दो, क्या बिगड़ जाएगा उस चीज़ से। ठीक है, तो अगर दोनों ही साथ में मिलकर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो सोशल स्ट्रक्चर है या जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, आगे देखिएगा। लड़कियों को घर के काम सिखाने पर जोर दिया जाता है। देखो भाई ये ज़रूरी भी है, भाई लड़कों को भी ये चीज़ सिखानी चाहिए। सपोज करो फैमिली के अंदर कोई पर्सन है या मम्मी आपकी या कोई भी फैमिली मेम्बर है, अगर वो बीमार हो जाए फीमेल पर्सन, तो खाना कौन बनाएगा। भाई लड़कों को भी खाना बनाना आना चाहिए। लड़कियों के लिए अच्छी बात है ये आप सिखा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं लड़कों को भी ये चीज़ आनी चाहिए। उनको तो जोर डाल के सिखा रहे हो, इनको ज़रूरत है, उनको बेचारों को जब भी नहीं सिखा रहे। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। क्यों लड़कियां नहीं पढ़ती थी, क्या रीज़न रहा होगा भाई। पहले के टाइम पे समाज का विरोध था, समाज बोलता ही नहीं था। आज की डेट में भी आप देखोगे अगर दो बच्चे हैं किसी की फैमिली के अंदर, एक लड़का है एक लड़की है, कोशिश यही की जाती है कि भाई लड़की को पढ़ने दिया जाता है, लड़के को पढ़ने दिया जाता है, और लड़की को पढ़ाई जो होती है वो कम करवा देते हैं या किसी दूसरे स्कूल में करवा देते हैं या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। रीज़न क्या होता है, क्योंकि लड़के का तो ये रहता है कि भाई ये हमारे पास ही रहेगा, लड़की तो कल को चली जाएगी। ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ये बहुत ही गलत धारणा है। अगर आने वाले टाइम में क्या पता भाई लड़की ज़्यादा अच्छा कर जाए, लड़का कम कर पाए, लड़के से पढ़ाई ना जा रहा हो और लड़की बहुत अच्छा पढ़ करके जज वगैरह या किसी अच्छी पोस्ट पे चली जाए। ठीक है, ये हो सकता है। तो समाज का विरोध होता है कि भाई लड़कियों को पढ़ाई मत, ये बिगड़ जाएगी। और हालांकि समाज बिगाड़ने वाला होता है। समाज के अंदर जो भी नियम बनता है वो स्टार्टिंग में अच्छे के लिए बनता है, बाद में जाकर के उसको बिगाड़ते रहते हैं लोग अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, दूसरी बात क्या थी भाई, कम स्कूल थे भाई, स्कूल्स ही नहीं थे। आज की डेट में तो चलो स्कूल्स है, को एजुकेशन है, इसके लिए गर्ल्स के लिए स्पेशल स्कूल्स खोले गए हैं। ठीक है, यूपी के अंदर तो बहुत ज़्यादा लड़कियों को एजुकेशन के लिए प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, परिवार की आर्थिक कमजोरी, भाई परिवार के पास पैसे ही नहीं होते। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि भाई लड़के के लिए पैसे कहाँ से आ जाते हैं और लड़की के लिए पैसे कहाँ से नहीं आते। यह मान्यता है कि लड़कियां घर के लिए होती हैं, बाहर का काम नहीं कर सकती। भाई ये धारणाएं गलत थी, जिसको कि आप देख पा रहे हो कि आज की डेट में लड़कियां कितना आगे बढ़ के काम कर पा रही हैं। ठीक है,
तो जेंडर रोल्स देख लेते हैं भाई, लैंगिक भूमिकाएं क्या होती है, जेंडर के रोल क्या होते हैं। ठीक है, समाज द्वारा पुरुष और महिला के लिए तय किए गए व्यवहार, कार्य और जिम्मेदारियां, कि भाई लड़कों के लिए अलग होते हैं, लड़कियों के लिए अलग होते हैं। सोसाइटी ने तैयार किया, हमने तैयार नहीं किए ये। ठीक है, तो पारंपरिक रोल क्या थे, जेंडर जो ट्रेडिशनल रोल थे, पुरुष काम करने वाला होगा और महिलाएं क्या होंगी, घर में बच्चों की देखभाल करेंगी। ये पैट्रियार्की सिस्टम चल रहा है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था होती है ये। ठीक है, जिसमें पुरुष सत्ता प्रमुख होती है, मतलब पुरुषों को लेकर के ये धारणा होती है कि भाई हमारे ऊपर ही डोमिनेंस रहना चाहिए, हमारा ही सारा कुछ काम रहे, हम ही इनके जो है करता धरता रहेंगे, इनसे कुछ काम नहीं होने वाला है। ये सोसाइटी है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी सोसाइटीज़ नहीं होती, बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी हैं इंडिया के अंदर जिनके अंदर ये मैट्रियार्कल सोसाइटी भी है, मतलब मातृ सत्तात्मकता है, औरतें वहाँ पर राज करती हैं या औरतों की चलती है। ये केवल एक कंसेप्ट है और ज़्यादातर जगहों पर पैट्रियार्कल सिस्टम है, ये इसलिए बताया जाता है। ठीक है, कोई भी सिस्टम गलत या सही नहीं है, वो सिस्टम अपने अकॉर्डिंग चलता रहता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं कैसे बदल रहा है भाई, जेंडर रोल चेंज कैसे हो रहा है दुनिया के अंदर, क्या रीज़न है इस चीज़ का। ठीक है, अब दुनिया भर में बदलाव दिखाई देता है भाई, ये जो रोल है आपको दिखाई देता है कि भाई औरतें भी काम कर रही हैं और कहीं ना कहीं मर्द भी काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ एक थर्ड जेंडर का भी रोल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर रही हैं भाई, एजुकेशन के मामले में औरतों की कोई बराबरी नहीं है। आप पाएंगे अगर फैमिलीज़ के अंदर या गाँव में आस पड़ोस में किसी भी जगह पर जाओगे, आप पाएंगे महिलाएं या जो लड़कियां होती है वो लड़कों की कंपैरेटिवली ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, लड़के इतना नहीं पढ़ पाते। ठीक है, महिलाएं नौकरी, व्यवसाय, राजनीतिक नेतृत्व में आगे आ रही हैं, तो हर क्षेत्र के अंदर आगे आ रही हैं। अभी आपने पिछले कुछ एक वीडियोस के अंदर देखा होगा मेरी कि भाई औरतों के लिए जो है एक स्पेसिफिक टर्म लगा दी गई है कि भाई 33% जो उनको रिजर्वेशन दे दिया गया लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, कि राजनीति के अंदर इतनी औरतें तो होनी ही चाहिए। आप ये भी पाओगे बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो लीडरशिप है वो औरतों के हाथ में है, तो वो जो कंट्रीज़ है वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर पाती है एज़ कम्पेयर टू मेल। ठीक है, और अगर लड़कियां नौकरी कर रही है तो कहीं ना कहीं उनके पास में फ़ायदे भी हैं, उसके भाई सोसाइटी को भी फ़ायदा होता है और फैमिली को भी फ़ायदा होता है। तो लड़कियों को कोशिश तो ये करनी चाहिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए। पुरुष घरेलू कामों में भागीदारी बढ़ रही है भाई, आदमी भी आज की डेट में काम करें, घर के काम वगैरह करते रहते हैं, तो ये ज़रूरी भी है भाई, उनको आना भी चाहिए। अगर सपोज़ करो किसी की फैमिली में कोई उसकी वाइफ है, उसकी मदर है, अगर वो बीमार हो जाए तो कौन काम करेगा, अगर आप भी घर का काम करोगे तो कहीं ना कहीं बेनिफिट ही होगा। ठीक है, तो परिवार का ढांचा बदल रहा है, न्यूक्लियर फैमिली वर्किंग कपल्स होते हैं। न्यूक्लियर फैमिली मतलब छोटा परिवार होता है और दोनों के दोनों काम करने वाले होते हैं। बच्चे ज़्यादातर स्कूल्स में ही रहते हैं और आजकल स्कूल्स भी ऐसे हैं कि भाई सुबह से लेकर शाम तक उनको वहीं पे रखा जाता है, जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी वगैरह होती हैं और अदर एक्टिविटीज़ या कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर उनको रख लेते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फैमिलीज़ ज़्यादा चल रही हैं आज की डेट में। जॉइंट फैमिलीज़ का जो कल्चर है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होता जा रहा है, इसलिए दुनिया के अंदर आपको ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई, क्या रोल है इसका। जेंडर रोल बदलने से क्या हो रहा है, महिला स्वतंत्रता बढ़ रही है, निर्णय लेने की क्षमताएं बढ़ रही हैं। आप देखना लड़की अगर डिसीजन लेती है तो ज़्यादातर अच्छे ही लेती है। रीज़न क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर जो हर तरीके की एबिलिटी, जो इमोशनल एबिलिटी होती है या सोशल एबिलिटी होती है, लड़कों की कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी होती है। आप देखना जब भी स्कूल वगैरह के अंदर आप देखते होगे ना कि पार्टिसिपेशन होता है किसी भी कल्चरल एक्टिविटी के अंदर, कुछ सुनाने का हो या डांस का हो या किसी भी चीज़ का हो, तो परफॉर्मेंस हमेशा लड़कियों की ही आगे होती है। लड़के इतना पार्टिसिपेट भी नहीं करते, ना किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं। प्रेजेंटेबल लड़कियां ही होती हैं। ठीक है, क्योंकि उनको आता है वही वो चीज़, उनके अंदर बाय बर्थ है, नेचर ने उनको ऐसा बनाया है। ठीक है, समाज में समान अवसर मिलते हैं भाई, सोसाइटी के अंदर आज की डेट में उनको बराबर अवसर मिलेंगे, इस सबसे ये चेंजेस आएंगे। ठीक है, और मिलना भी चाहिए, उसको देने वाले कौन है, हम कौन देने वाले हैं, उनके पास में राइट है भाई, इंडिविजुअली ह्यूमन तो वो भी है। तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, औरतों के खिलाफ जो है महिलाओं के प्रति सामाजिक भेदभाव, ये बहुत ही गलत चीज़ होती जा रही है और पहले भी होती थी, जिसकी वजह से औरतें हमारे समाज के अंदर आगे नहीं आ पाई। हमें ये समझना होगा कि समाज के अंदर अगर हमें बदलाव चाहिए तो औरतों को भी आगे ला करके आना पड़ेगा। ठीक है, महिलाएं सदियों से अनेक प्रकार के भेदभाव का सामना करती रही हैं भाई, हर लेवल के ऊपर हम ये मान सकते हैं। कहीं ना कहीं हम सिंपैथी भी नहीं या एम्पैथी भी नहीं रख पा रहे औरतों के लिए, उनके साथ में लगातार शोषण होता जा रहा है और वो बेचारी सहती जा रही हैं। ना कोई उनके लिए साथ खड़ा है, ना फैमिली खड़ी है, ना उनके हस्बैंड खड़े होते हैं, ना उनके बच्चे खड़े होते हैं, आखिर में बेचारी के साथ में हमेशा बुरा ही होता रहा है। अब हो सकता है भाई कुछ फैमिलीज़ के अंदर अच्छा भी करते हो, लेकिन इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं कि भाई महिलाओं के साथ में सदियों से एक तरीके की मतलब शोषण ही होता आ रहा है, भेदभाव ही होता आ रहा है।
उन्हें सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है और उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं हो पाता। आप देखोगे शादियों के अंदर भी नाम किसी दूसरे का चलता है, काम वो दूसरे के घर पे करती है, सारी ज़िंदगी दूसरे के घर में काम कर रही है, और अपना घर उसको जब वो कहने लगती है कि भाई ये मेरे लिए है, जब जा करके उसको अच्छा बुरा भला बुरा बोलने लग जाते हैं सभी लोग। ठीक है, यह भेदभाव विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है। तो कैसे कैसे लेवल के ऊपर होता है, हमें ये पता भी तो होना चाहिए भेदभाव हो कैसे रहा है। जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा भेदभाव कैसे हो रहा है, तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई भेदभाव हो भी रहा है कि नहीं हुआ। बहुत सारी लड़कियों को तो ये पता ही नहीं चलता कि उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब वो जब पता चलता है उनको, जब उनके साथ हो चुका होता है। अगर आज की डेट में भी पता पूछेंगे किसी से तो वो बता नहीं पाएगी कि मेरे साथ में अगर बुरा हो रहा है तो क्या हो रहा है। विवाह और परिवार में भेदभाव, कि भाई शादियों को लेकर के लड़कियों के साथ में भेदभाव होता है। लड़कियों को तो उनकी जो डिसीजन होते हैं वो लेने ही नहीं दिया जाते, परिवार ही लेता है। और अगर कोई गलत ले लिया डिसीजन तो उसके लिए कोई जिम्मेदार भी नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए जो सपोज करो किसी की फैमिली है और किसी की फैमिली के अंदर किसी लड़की के लिए कोई डिसीजन लिया गया, सपोज करो किसी के फादर ने उसके लिए कोई लड़का देख दिया, उसकी शादी के लिए कोई पर्सन चूज़ कर दिया। अब अगर वो ठीक निकलाता है तो वो तो उसकी किस्मत है भाई। देखो कर्मों के लिए एक बंदा खड़ा खड़ा, देख हमने तो क्या ही किया है इसके लिए, ठीक है, अच्छा हो गया उसके लिए। अगर कल को उसके साथ कोई गलत चीज़ हो जाती है या वो जो पर्सन ढूंढा है वो गलत निकल आता है या वो कुछ गलत कर देता है उसके साथ में, लड़की के पास में दूसरी कोई चॉइस नहीं होती। उसको सामने से यही बोला बेटा एडजस्ट कर ले, भाई एडजस्ट ही करना वो पहले ही कर लेते। ठीक है, इसका कोई रीज़न थोड़े ना है। मतलब उसको एडजस्ट करने के लिए तभी बोला जाता है, सामने वाले उस आदमी को एडजस्ट करने के लिए कभी नहीं बोला जाता। यही होता है उनके साथ में। और उसको बोले कि भाई आपने पहले कर लिया, या किसी ने भाई अपनी मर्जी से कहीं पे चूज़ करके कर लिया, अब उसको बोल रहे हैं कि आपने तो ये गलत कर दिया, भुगतो अपना करा हुआ। तो कोई भी उसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, ना उसकी फैमिली खड़े होने के लिए तैयार होती है, ना वो पर्सन जिससे उसने शादी की है वो उसके लिए खड़ा होने के लिए तैयार होता। क्यों? क्योंकि भाई उसकी अपनी इंडिविजुअल राइट्स हैं, उसकी अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो कोई किसी के लिए जिम्मेदारी नहीं लेता। अगर ये हो ना कि हाँ भाई लड़की के परिवार ने उसके लिए ढूंढा है, अब वो उससे तो क्या ही मांगे, वो तो उसको जानती भी नहीं थी, उसने तो उसकी वजह से कर लिया कि भाई आपने बोला कि यहाँ पे कर लो, हमने कर लिया। अब कल को वो इंसान गलत निकल आता है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि जो उसकी फैमिली है या उसके जो फादर रहे हों, उसके ब्रदर रहे हों, वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दें। ऐसा कभी नहीं हो। उसको बोलेंगे या तो तू एडजस्ट कर ले या दूसरी जगह पे कर ले। यही होता है। इसलिए लोगों को लगता है, इसलिए लड़कियों को लगता है उनके साथ भेदभाव हो रहा है। बहुत सारी लड़कियों को तो पता ही नहीं चलता उनके साथ कुछ गलत भी हो रहा है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से आस्पेक्ट हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे एक बार। ठीक है, सबसे पहला दहेज। ठीक है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। डाउरी सिस्टम, अब बहुत सारी लड़कियों को तो पता ही नहीं है डाउरी क्या है। मैं अगर सोसाइटी के अंदर आज भी ये वीडियो डाल करके आपके सामने प्रेजेंट करूँ ना कि दहेज के बारे में पूछूँ कि क्या होता है, किसी को नहीं पता होगा। अगर मैं किसी से पूछूंगा तो उसके बारे में मेरे को हिस्टोरिकल एविडेंस चाहिए, भाई मेरे को कोई ना कोई आइडेंटिटी दो आपको इसकी, कि भाई क्या प्रूफ है, आप इसके हिसाब से ये चीज़ ऐसे बता रहे हो तो मुझे इसका प्रूफ बताओ। मैं आपसे प्रूफ मांगने लग जाऊँ तो कोई भी प्रूफ नहीं दे पाएगा शायद। ठीक है, तो डाउरी सिस्टम, दहेज। अब दहेज होता क्या है, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो कहानी होगी ना, पहले के बारे में कुछ ना कुछ स्टार्ट हुआ होगा कहीं ना कहीं से, तो इसको किसी ना किसी ने शुरू किया होगा। अब पता ही नहीं है किसी को कि भाई ये चीज़ है क्या। अब जब मैं किसी से पूछूँ तो भाई वो बता ही नहीं पा रहा, वो बोलते हैं सामान होता है, क्या सामान होता है पता नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये चीज़ स्टार्ट कहाँ से हुई। तो हिस्ट्री को जानने के लिए आपके लिए एक इम्पोर्टेंट स्टोरी है ये। ठीक है, दहेज की मैं आपको स्टार्टिंग से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कोशिश करिएगा ध्यान से सुनने की। ठीक है, समझने की भी कोशिश करिएगा। तो इस इंटरेस्टिंग स्टोरी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। एक बार ना एक राजा था, ये राजा आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो राजा है ना, ऐसा एक राजा था। ठीक है, तो क्या होता है, आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगी। एक बार ना एक राजा था, तो एक बार उसका मन करता है कि मैं शिकार के लिए जाऊँ, तो शिकार के लिए चला जाता है जंगल के अंदर। फिर जब वो शिकार के लिए चला जाता है जंगल के अंदर, तो जंगल में जाने के बाद में उसको एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई देती है पानी भरते हुए नदी के किनारे। अब राजा उसके ऊपर लट्टू हो गया भाई कि देखो कितनी सुंदर लड़की है। तो उसके पास जा कर के पूछता है कि पानी भरवा दो आपका। वो बोलते हैं बदतमीज़ इंसान है, घोड़े के ऊपर वैसे बैठा है तो नीचे उतरा नहीं है और मेरा पानी भरवाएगा तू। ठीक है, तो लड़की बोलती है कि चलो ठीक है, नहीं मेरे को बात ही नहीं करनी आपसे। तो जो राजा होता है, राजा उसको प्रपोज करता है कि देखो मुझे आपसे शादी करनी है और ऐसे ऐसे आप बताओ शादी करते हो तो। लड़की बोलती है तेरे जैसे 36 आते हैं, बदतमीज़ इंसान, निकल ले यहाँ से। और वहाँ से पानी भर के वो निकल आती है, अपने घर आ जाती है। अब राजा को इससे ना लगता है कि यार देखो लव एज फर्स्ट साइड हो गया है, शादी भी करनी है, अब ऐसे तो नहीं जाया जाएगा। तो राजा क्या करता है, उसके घर पहुँच जाता है अगले दिन उसी टाइम पे। तो जैसे वो घर पे आता है, ये बड़ा बदतमीज़ इंसान है यार, घर तक आ गया, अब इसका क्या किया जाए। वो बोल रहा है कि बताओ। मैंने कहा आप बता शादी करनी हो तो।
ये अभी भी मना करे, इनको निकल जाए यहाँ से जल्दी से। बदतमीज इंसान, हमारे यहाँ पर रुकने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पिताजी आने वाले हैं, मेरे फादर आने वाले हैं। तो राजा बोलता कोई बात नहीं भाई, फादर को आ लेने दो। तो फादर आ जाते हैं उसके लड़की के। तो फादर साहब जैसे ही देखते हैं कि राजा साहब आए हैं कि नमस्ते राजा साहब, कैसे आना हुआ। तो राजा बोलता है कि सर ऐसा है, नमस्ते, और जो है आपकी लड़की पसंद आ गई है मुझे, और मुझे इससे शादी करनी है। तो कोई बात नहीं, अब जो पिताजी थे उसके, वो बोले कि यार राजा है, ठीक है, बढ़िया, इसके पास राजमहल वगैरह सारी सुख सुविधाएं होंगी, तो कर देते हैं बेटी की शादी। तो बोलते बेटा कर लो शादी, ठीक है, लड़का भी। तो अब ऐसे में जो है लड़की बोलती है नहीं, कि पिताजी मैं शादी नहीं करूँगी। कि क्या रीज़न है आपका, क्यों नहीं करोगे आप? कि लड़की बताती है कि अगर मैंने शादी कर ली तो आप तो अकेले हो जाओगे। अब ये यहाँ पे इस झोपड़ी के अंदर रहते हैं बाप बेटी, तो ये किस तरीके से भाई अपना गुजारा करेंगे। तो ऐसे में क्या करते हैं, तो ये जो पिता होता है ये बड़ा मायूस हो जाता है, भाई लड़की ने मना कर दिया। अब राजा बड़े दिल वाला था, राजा ने कहा कि देखो ऐसा है सर, अगर ये बात है कि भाई आप अकेले हो जाओगे, एक महल आपके लिए भी बनवा देंगे, आप भी चलो। तो इस बात के ऊपर इसके फादर ने मना कर देते हैं कि सर मैं तो नहीं जाऊँगा। कि राजा बड़ा परेशान, यार एक तरफ से बेटी नहीं मांग रही है, एक तरफ से बाप नहीं मान रहा इसका। तो कोई बात नहीं। अब थोड़ी देर के बाद में बाप इसको, पिताजी जो इसके होते हैं लड़की के, वो इसको समझाते हैं कि बेटा देखो ऐसा है कि हर बेटी को एक ना एक दिन दूसरे के घर जाना होता है, और कहीं ना कहीं उसके बाद में उसको अपना घर बसाना होता है। तो लड़की रोए जा रही है उस चीज़ के ऊपर कि अगर मुझे आपकी याद आई तो मैं क्या करूँगी ऐसी कंडीशन में, ऐसे हालात में मैं कहाँ जाऊँगी। तो अब इतनी लंबी जर्नी होती थी भाई उस टाइम पे, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वगैरह भी नहीं थी, तो कैसे करते। तो उसके जो फादर साहब थे, तो फादर बोलते हैं कि बेटा ऐसा है, मैं आपको कुछ सामान दे देता हूँ, ठीक है। तो सामान में क्या क्या देते हैं, मिट्टी की कटोरी, मिट्टी की एक प्लेट, एक मिट्टी का ग्लास, और एक जोड़ी वो कपड़े जो उस लड़की ने सबसे ज़्यादा उनके घर में पहने थे। उन कपड़ों को जो है वो एज अ गिफ्ट, एज अ मेमोरी अपनी बेटी को दे देते हैं कि बेटा आपको अगर कल को याद आए ना मेरी, तो आप इनको देख लेना। तो एक पिता और बेटी के बीच का बॉन्ड था, या एक इमोशन था, या एक इमोशनल कनेक्शन एक चीज़ के रूप में उन्होंने दी थी कि बेटा अगर कल को आपको हमारी याद आए ना, तो आप इनको देख लेना। तो ये चीज़ जो है उस पिता ने अपनी बेटी को दी कि बेटा आपको अगर कल को याद आती है मेरी, तो आप इस चीज़ को देख लेना, एक याद के रूप में। तो ये जो एक मेमोरी थी, ये एक इमोशनल बॉन्ड था एक पिता का अपनी बेटी के साथ में। तो इस चीज़ को बोला जा रहा था दहेज, और इसके साथ में उसने अपनी बेटी को विदा कर दिया और बोला कि भाई इसके ऊपर लेमिनेशन वगैरह करवा के रख लो। तो लेमिनेशन तो नहीं हुई होगी उस टाइम पे, भाई लेमिनेशन तो नहीं थी, लेकिन यह है कि उन सारे सामान को जो है संजो के रखने के लिए उस पिता ने अपनी बेटी को दे दिया था, ताकि आपको कल मेरी याद आए तो आप इसको देख लो। तो इस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया था अपने बच्चे को। अब इसके बाद में राजा वहाँ से आ जाता है उसको लेकर के, ठीक है। तो राजा उस राजकुमारी को या उस लड़की को लेकर के अपने महल में आ जाता है। अब इससे क्या होता है, थोड़े दिन के बाद में कहीं ना कहीं राजा दयालु था, तो उसके फादर के लिए भी अच्छा घर बनवा देता है ताकि उसको किसी भी चीज़ की सुख सुविधाओं की कमी ना हो। लेकिन इससे दहेज का कंसेप्ट ये हुआ कि भाई एक ऐसी चीज़ या एक ऐसी मेमोरी देंगे आप अपने बच्चे को जिससे कि वो उसको याद करे। अब आज की डेट में मुझे नहीं लग रहा है इस ट्रेडिशन को फॉलो करना कुछ ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको अपने फैमिली की याद आती है, तो पहली बात तो पिक्चर्स, फोटोज़ वगैरह हैं आपके पास अवेलेबल कि भाई आप जिसको चाहो देख सकते हो। दूसरी बात, आपके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, आप जब चाहो किसी से भी जा करके मिल सकते हो, अपने पेरेंट्स से, अपने मदर से, अपने फादर से, किसी भी से भी जाके, किसी भी रिलेटिव से जाके मिल सकते हो। तो मुझे नहीं लग रहा उस चीज़ की नीड अब है हाल फिलहाल में, ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी को प्रॉब्लम है या कोई किसी को गिफ्ट करना चाह रहा है, तो अपने बच्चों को भाई एंड्रॉयड फ़ोन दे दो या मोबाइल फ़ोन दे दो, जिससे कि आप जिस टाइम पे भी चाहो उनसे जो है बात कर सको, ठीक है। जब चाहो जब अपने बच्चे का चेहरा देख सकते हो, या जो बच्चा अपने मदर या फादर की चेहरा देखना चाहे देख सकता है, या मिल के भी आ सकते हैं। तो पहले के टाइम पे ना तो इतनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी थी, ना इतनी टेक्नोलॉजी थी, तो उस ट्रेडिशन को फॉलो करना भाई उनके लिए अच्छी बात थी या मजबूरी थी। अब आज की डेट में हमने उसको कैसा प्रेजेंट किया है, या किस तरीके से हमने उसको बिगाड़ तिगाड़ करके एक ऐसा, मतलब वो बोलते हैं ना, गंद मचा दिया है, वो देख लो हमने क्या कर दिया आज की डेट में। मतलब कितनी खूबसूरत चीज़ थी एक फादर की और एक बेटी के बीच की, या एक फैमिली के बीच का जो रिलेशन था वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ था, और आज हमने उस चीज़ को क्या बना के रख दिया है, कितना गंदे तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। उस चीज़ को देख लेते हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये और बता देता हूँ, हमारे यहाँ पे ना कि वो ट्रेडिशन होता है, कुछ लोगों को ये लगता होगा कि सर ने तो ऐसे ही बता दी भाई, कुछ भी बोल रहा है ये तो,
ठीक है। देखिएगा हमारे यहाँ पे आज की डेट में जब डेथ होती है ना लड़की की, हमारे ये हरियाणा वगैरह का जो कल्चर है, यहाँ पे क्या होता है, जब किसी लड़की की डेथ होती है तो उसकी फैमिली की तरफ से कुछ चीज़ें आती हैं ताकि जो है उसकी जो आने वाली ज़िंदगी होती है या जो नया जन्म होगा उसके अंदर उसके वो काम आए। उसके अंदर भी यही चीज़ें होती हैं। एक जोड़ी कपड़े होते हैं वो कहीं से भी खरीद के लेके आते हैं, या फिर जो है उसके साथ में एक प्लेट होती है, एक चम्मच, एक कटोरी और एक वो क्या बोलते हैं उसको, ग्लास होता है। इन सारी चीज़ों को ब्राह्मण को दे दिया जाता है या किसी ऐसे पर्सन को जिसको उसकी नीड होती है। ये रिचुअल इसलिए फॉलो किया जाता है क्योंकि ये जो उसका मायका होता है उसी से रिलेटेड होता है, क्योंकि हमारी फैमिली के अंदर ये चीज़ हुई तो मैंने ऑब्जर्व की थी वहाँ पे। तो ये चीज़ 100% ऑथेंटिक है। कोई ये सोचे कि ऐसे ही मनगढ़ंत कहानी बनाई है, ऐसे ही मनगढ़ंत नहीं है। अगर नहीं होती तो कहीं ना कहीं ये रिचुअल्स आज की डेट में भी फॉलो नहीं हो रहे होते। करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा दहेज प्रथा। अब हमने क्या बनाया है इसका, ठीक है, डाउरी सिस्टम को हमने प्रेजेंट कैसे कर दिया है, मतलब कितनी अच्छी चीज़ को या कितने अच्छे एक ट्रेडिशन को हमने क्या बना के रख दिया। अब हम उस चीज़ को समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। होता क्या हमारे हिसाब से क्या होता है, मतलब मैंने जो बताया वो स्टोरी वो रियल है। अब जो आपके आसपास आप जो देखते हो सोसाइटी के अंदर या लड़कियों के लिए हमने क्या बना दिया है उस चीज़ को, वो देख लेते हैं। दहेज से तात्पर्य है शादी के समय या उसके पहले या बाद में वर पक्ष या वर पक्ष के रिश्तेदार को धन संपत्ति, उपहार, जोहरी, जमीन, वाहन आदि देना या देने का वादा करना। मतलब ऐसे पैसे देना जिससे कि भाई उसको क्या हो, उसकी फैमिली अच्छी हो जाएगी या फिर उसको जो है बाद में जा करके ये सारे गिफ्ट मिलेंगे। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये दिया क्यों जा रहा है। जो चीज़ जितनी मतलब पढ़ाई लिखाई मैंने करी है उस हिसाब से मुझे तो समझ में नहीं आ रही ये चीज़ दी क्यों जा रही है। और अगर दी जा रही है तो फिर 100% चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। भाई सपोज करो किसी ने ये सारी चीज़ें दे दी, उसके बाद में तो उस बच्चे की ज़िंदगी 100% सही होनी चाहिए, तब भी नहीं हो रही, तब भी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। अगर ऐसा हो गया भाई इतने पैसे दे दिए या इतनी चीज़ दे दी, अब तो भाई हमारा बच्चा बड़ा राज करेगा, अब मेरी लड़की को कोई काम नहीं करना पड़ेगा, तब भी बेचारी बर्बाद हो रही हैं। ऐसा हो ना कि ये देने के बाद में आपकी ज़िंदगी बेटर हो जाए तो दे दो, तब भी बर्बाद हो रहे हो। तो क्यों दे रहे हो किसी बेवकूफ़ को। इससे अच्छा तो इतने पैसे अपने बच्चे की पढ़ाई पे लगा दो, कहीं ना कहीं वो खुद से कमा लेगा, खुद से खा लेगा और जिसको पसंद होगा उससे शादी भी कर लेगा। आगे सुनो, यह सिर्फ उपहार नहीं होता, मतलब अभी देखो इसको जस्टिफाई भी करेंगे, ठीक है। तो यह सिर्फ उपहार नहीं होता, यदि समय विवाह के समय या उसके पहले बाद में मांग, शर्त या दबाव के साथ दिया जाता है उसे दहेज माना जाता है। मतलब अगर ये उपहार नहीं है, अगर ये टाइम पे पूरा नहीं किया, इवन अभी एक हफ्ते पहले की स्टोरी है ये कि भाई एक लड़की के फादर ने मना कर दिया कि भाई मेरे से नहीं दिया जा रहा है, तो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई हम शादी ही नहीं करेंगे। मतलब उस बाप के ऊपर क्या बीतती होगी जिसके सामने जो है बारात खड़ी है और उसकी बेटी के सामने उसको हटा देंगे कि भाई मैं तो शादी जब करूँगा जब मेरे को ये गाड़ी दी जाएगी या ये पर्टिकुलर चीज़ दी जाएगी। तो इतने बदतमीज़ लोग इस दुनिया के अंदर पैदा भी हो रहे हैं और उनकी बात को मान भी रहे हैं। मुझे कई बार सोचने में आती है ये बात। तो मेरे हिसाब से तो भाई ये चीज़ ठीक नहीं है, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपनी इंडिविजुअल राइट्स हैं, ठीक है। दहेज प्रथा सामाजिक रूप से कई समुदायों में लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन यह एक सामाजिक बुराई, सोशल लेवल मानी जाती है क्योंकि इसके कारण महिलाओं के साथ भेदभाव, हिंसा और अन्याय होता है। भाई बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर हिंसा होती है और कहीं ना कहीं देखो लड़कियों को जला के मार भी दिया जाता है। इसके ऊपर अभी ये रक्षाबंधन नाम से या ये जो है ना आपका अक्षय कुमार, उसकी एक मूवी भी आई थी, उसके अंदर उसकी बहन को जला के जहर दे के मार दिया था शायद। तो इस लेवल की होती है। अब मैं ये बोल दूँ कि भाई छोटी जगहों पे होती है या फिर कुछ एक पर्टिकुलर रीजन में होती है, भाई ये बड़े शहरों में ज़्यादा होती है। इस तरीके के जो रिचुअल्स होते हैं वहाँ पर जहाँ पर पैसे ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा फॉलो की जाती है, क्योंकि हर इंसान के अंदर है ना एक वो बोलते हैं कि होड़ लग जाती है, एक तरीका कंपटीशन करते हैं कि देखो मैंने इतना दे दिया, उसने इतना दे दिया। इससे क्या होता है जो गरीब आदमी होता है उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा बना रहता है, वो बेचारा दुखी होया रहता है कि यार मुझे भी देना पड़ेगा, फलाने ने इतना दे दिया अपनी बेटी के लिए, मुझे भी कम से कम इतना तो करना चाहिए, मेरे लिए तो इतना होना चाहिए। जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर इतना पैसा आप पढ़ाई पे लगा दोगे अपने बच्चे की पे, या उसकी सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर लगा दोगे, उसके किसी स्किल पे लगा दोगे, या फिर जो है आप उसी के लिए कुछ अच्छा कर दोगे, तो वहाँ पर वो चीज़ नहीं देख रहे हैं, उसके अलावा एक पर्टिकुलर टाइम पे कर रहे हैं। और अगर वो पर्टिकुलर टाइम पे उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया और वो चीज़ गलत निकल आती है, फिर बोलते हैं बच्चे की किस्मत। किस्मत तो आपने ही लिखी है, आप कैसे बोल रहे हो ये। तो दहेज प्रथा क्यों समस्या है भाई, प्रॉब्लम क्या है इसके साथ में, प्रॉब्लम देख लेते हैं भाई इसके साथ में क्या क्या इफेक्ट होते हैं। मतलब जो लोग इस चीज़ को चला रहे हैं या जिनकी वजह से ये चीज़ चल रही है उसके इफेक्ट क्या क्या है। देखो, महिला उत्पीड़न, हरेसमेंट होता है इसकी वजह से। जब दहेज राशि या मांग पूरी न हो तो महिला या उसकी परिवार को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक प्रताड़ना मिलती है। मतलब अगर आपने दे भी दिया तो एक बाप के ऊपर तो बहुत बड़ा कर्जा ही रह जाता है, ठीक है, देने का फ़ायदा भी नहीं है ऐसा कुछ खास।
जो बेटियों को इतना बड़ा बोझ मान के चल रहे हैं, वो क्यों मान के चल रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमें ये काम तो करना ही पड़ेगा। अब जब करना ही पड़ेगा तो भाई मजबूरी के अंदर वो बेचारे कर रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से कहीं ना कहीं लड़की के साथ में भी दुख होता है, उसकी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक प्रताड़ना का सामना उसके परिवार को भी देखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। दहेज मृत्यु, भाई लड़कियों को जान से ही मार दिया जाता है, भाई ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे अगर पैसे नहीं दिया तो। देख लो, मतलब इतने लालची और जल्लाद किस्म के लोग हो रखे हैं इस दुनिया के अंदर। कई बार दहेज न मिलने पर महिलाएं जलाए जाने, आत्महत्या या हत्या का शिकार होती हैं। भाई जिस लड़की ने ये देख लिया मेरे पिता ने मेरे लिए सारा सब कुछ कुर्बान कर दिया या दे दिया है, अब वो अपनी फैमिली में जा करके दोबारा से कैसे उनके सामने प्रेजेंट करेगी अपने आप को कि भाई मेरे को और दे दो, क्योंकि वहाँ से तो उसको प्रेशर आ रहा है। अब वहाँ से वो मांग नहीं सकती, यहाँ से उसको प्रेशर आ रहा, वो बेचारी सुसाइड कर लेती है ऐसे में। ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स उनको होती हैं। स्त्री आज़ादी और गरिमा का हनन, भाई उसको आज़ादी ही नहीं मिलती, उसकी मतलब डिग्निटी को एकदम ज़ीरो कर दिया जाता है, उसकी कोई अपना आत्मविश्वास नहीं बचता, ना वो किसी से कुछ कह सकती ना वो सुन सकती। दहेज मांग और देने की दृष्टि से विवाह एक समझौता बन जाता है, महिला को अपने अधिकारों व गरिमा के साथ समझा नहीं जाता, मतलब उसकी डिग्निटी ही नहीं मानी जाती। मतलब जो लड़की दहेज नहीं लेके आई उसको तो मतलब कुछ माना ही नहीं जाता। क्यों नहीं माना जाता? अब अगर किसी कोई नहीं लेके आ रही ना तो उसको ये बोलेंगे भाई तेरे बाप ने क्या दे दिया, तूने ये क्या कर दिया, आपका ये हो गया वो हो गया। इसकी वजह से क्या होता है, उस लड़की की खुद की डिग्निटी उसके अंदर अंतरात्मा से उसको महसूस होने लग जाता है यार तो है ही नहीं कुछ भी, तेरे साथ तो कुछ ना कुछ गलत ही होगा। सामाजिक असमानता बढ़ती है। इससे क्या हो जाता है, दहेज के कारण गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी मुश्किल हो जाती है, गरीबी और अन्य समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो गरीबी का लेवल जो एक फैमिली के पहले से ही प्रेशर में है उसको और प्रेशराइज किया जाता है। जैसे ही वो दहेज देने के लिए, अब भी कोई बाप आज की डेट में अभी शादियों का सीज़न चल रहा है तो वो कर्जा ही लेते हैं, किसी के पास इतने पैसे नहीं होते वो डायरेक्ट एकदम से किसी का पूरा घर भर दे फर्नीचर से और गाड़ियों से और हर चीज़ से, वो बेचारे कर्जा ही लेते हैं। और हर हंसी खुशी वो बाप देता भी है, पता नहीं क्या चक्कर हो रखा है उसको, ये नहीं दिख रही कि मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी इसके बाद में, वो और ज़्यादा देते हैं इस चक्कर में कि हाँ भाई हमारा बच्चा खुश रहेगा। इससे किसी को खुशी नहीं मिल रही, फिर भी दे रहे हैं लोग। महिला शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता पर असर, तो महिलाओं के लिए जो एजुकेशन के ऊपर खर्च होना चाहिए वो उनके दहेज के ऊपर खर्च हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, उनकी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए वो पूरी की पूरी दूसरे पे डिपेंडेंट होती है कि ये कुछ करेगा महात्मा तब जा करके मेरी ज़िंदगी में कुछ होगा, अगर ये कुछ नहीं करेगा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस लेवल की प्रॉब्लम होती है। तो जो एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए या उसकी जो पढ़ाई लिखाई है उसके ऊपर खर्चा होना चाहिए, वो सारा का सारा उसके दहेज के लिए जोड़ा जाता है। और जब वो बेचारे को मिलता है उसमें से उसको तो कुछ भी नहीं मिलता, वो सारा का सारा पैसा तो किसी दूसरे मेंबर को मिलता है। ऐसा हो गया भाई जो पैसा आपको दहेज में देना है अगर वो उसकी पढ़ाई लिखाई पे ही लगा दो तो कल को वो कमा करके अपने लिए जो अच्छा चाहे वो कर सकती है। और जब दो लोग कमाने लग रहे हैं, दो लोगों को ये पता है भाई हम कमा सकते हैं, हम ज़िंदगी में जी सकते हैं, तो एक पर्टिकुलर पर्सन की फैमिली क्यों दे, दोनों की फैमिली को देना चाहिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। अब कितने लड़के ऐसे होंगे जो कि इस चीज़ के लिए तैयार होंगे कि भाई दहेज लेने के लिए तो सभी तैयार हो जाएंगे, या किसी लड़की के पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी है उसके लिए भी सभी लोग तैयार हो जाएंगे। मुझे शायद इस दुनिया के अंदर एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो ये बोले कि भाई एक लड़की के बाप के ऊपर 1 करोड़ का या 2 करोड़ का कर्जा है और मैं इससे शादी कर लूँ और इसके बाप का कर्जा मैं फाड़ूंगा। एक कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। लेकिन बोले ना कि हाँ भाई इस लड़की के पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना दहेज मिलेगा, सब लोग शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे उससे। क्यों? लालची है। आगे देखते हैं। कई परिवारों में दहेज बचाने के लिए लड़कियों की पढ़ाई बंद कर दी जाती है कि भाई पैसे बचाने हैं, दहेज देना है, इसके लिए शादी में खर्चा करेंगे, बाकी किसी चीज़ के ऊपर खर्चा वर्चा हमें करना नहीं है। ठीक है, दहेज देंगे और काम हमारी तरफ से ख़त्म। ये कारण दहेज को सिर्फ एक प्रथा नहीं बल्कि सामाजिक कुरीतियाँ बना दिया। देखो इतनी सारी पॉइंट जितने भी बताए ना, इनकी वजह से सोशल लेवल बन गया है। आगे देखिए, भारत में दहेज विरोधी कानून, तो कोई अगर लेता दिख जाए या कोई देता दिख जाए, दोनों ही कंडीशन में हमारे पास एक लॉ है। ठीक है, अगर किसी को ये कह सकते हैं भाई किसी के घर में आग लगवानी हो, या कोई कहीं पे दे रहा हो, या कोई कहीं पे ले रहा हो, तो आपके पास कुछ कानून है, कुछ नियम कायदे हैं जिनके चलते भारतीय संविधान ने ये बोल रखा भाई ये चीज़ें अलाउड नहीं है इंडिया में। बिल्कुल कोई ले रहा है या दे रहा है, दोनों के लिए ये कि भाई किसी ने देता मिल गया या कोई लेता मिल गया, दोनों ही कंडीशन के अंदर आपको जेल जाना पड़ेगा। क्या क्या कानून है देख लेते हैं ज़रा। भारत में दहेज प्रथा को रोकने के लिए कई कानून बने हैं। कौन से कानून है भाई? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का एक कानून तैयार किया। यह अधिनियम 20 मई 1961 का पारित हुआ और 1 जुलाई 1961 से लागू हो गया है। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। अधिनियम के अनुसार शादी से पहले, दौरान या बाद में दहेज लेना या देना या मांगना सभी दंडनीय अपराध है। भाई किसी भी कंडीशन में ना लेना है, ना देना है, ना किसी से कुछ मांगना है। ठीक है, अगर कोई लेता मिल जाए तो उसके ऊपर भी है।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो है लड़के मांगते ही हैं, जो लोग नहीं ले रहे हैं ना उनके ऊपर भी केस हो रखा है, उनके ऊपर फ्रॉड केसेस भी डाल देती है दुनिया, इतने भी हो रखे हैं दुनिया। ठीक है, आगे देखिए, यदि कोई दहेज लेता है, देता या लेता है या दहेज लेने में मदद करता है तो उसे कम से कम 5 वर्ष की जेल, मतलब 5 साल तक जेल में रहना पड़ेगा। अगर कोई बदतमीज लेता मिल गया तो 15,000 का जुर्माना। दहेज की कीमत जितनी बड़ी, जितना बड़ा जुर्माना, भाई जितनी दहेज लोगे उतना ही पैसा देने पड़ेगा। ये दोनों हो सकते हैं, दोनों कंडीशन में आपको जेल भी होगी, आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। दहेज मांगने पर केस बनता है, मांगने की सज़ा 6 महीने से 2 साल तक की जेल प्लस जुर्माना होता है। तो भाई मांगने के ऊपर ये चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, इतनी मतलब जिनको लेने की इच्छा है ना तो उनको पता होना चाहिए ये कानून के बारे में। ठीक है, आगे सुनिए, दहेज के लिए किए गए समझौते एग्रीमेंट को अवैध घोषित कर दिया गया है कि भाई अगर कोई ऐसा लेता है या देते हुए मिले तो यह अवैध है पूरे तरीके से। दहेज देने वालों को भी दायित्व या वह सज़ा का सामना करना पड़ता है। तो कोई ये सोचे कि भाई मैंने तो दे दिया है, मेरे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भाई बेवकूफ़ मत बनना। जो लोग दे रहे हैं ना वो भी फंसेंगे, उनको तो और ज़्यादा कड़ी सज़ा होनी चाहिए जो लोग दे रहे हैं, तभी तो कोई नहीं मांगेगा। मांगो ही मत किसी से, खुद कमाओ, खुद आगे बढ़ो, खुद अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ और कोशिश करो कि भाई अपनी बराबरी वालों के साथ में रिश्ता जोड़ो या वहाँ पर रिश्ता जोड़ो जहाँ पर आपकी मर्जी हो। आज की डेट में ये फ्रॉड केसेस इसलिए ज़्यादा भी होते हैं कि भाई किसी एक के साथ में जीना चाहते हैं, फैमिली कहीं और कर देती है और फिर उसके बाद में प्रॉब्लम होती है, फिर उससे उसको और परेशानी उठानी पड़ती है। अन्य प्रावधान और कानून देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो सेक्शन 498A, दहेज के लिए प्रताड़ना, क्रुएल्टी, हैरेसमेंट को अपराध माना गया है। ठीक है, ये सेक्शन है हमारा आईपीसी के अकॉर्डिंग, इंडियन पेनल कोड के थ्रू। ठीक है, सेक्शन 304B, अगर दहेज न मिलने या सजा दहेज तकरार की वजह से विवाह के 7 साल के अंदर महिला की मृत्यु होती है या उसे दहेज मृत्यु माना जाएगा। भाई जिस भी लड़की की शादी हो रखी है उसे 7 साल से पहले नहीं मरने देना है। अगर वो मर जाती है या वो दहेज का केस डाल देती है तब माना जाएगा कि भाई ये जो है दहेज विरोधी कानून के तहत कि भाई आपको सज़ा मिलेगी। ठीक है, अगर 7 साल किसी की शादी को हो जाते हैं और उसके बाद में वो लड़की बोल रही है कि भाई मेरे से डाउरी की डिमांड करी जा रही, तो वो झूठ होगा। मतलब अगर किसी को अपने हस्बैंड के ऊपर केस डालना पड़ेगा तो वो 7 साल के अंदर ही डाल सकते हैं, उसके बाद में केस भी नहीं डाल सकता। आगे सुनिए, तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसके तहत क्या हो रखा है भाई, महिलाओं के प्रति जो मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना जो वो झेलती थी उसके लिए जो है ये कानून बनाया गया है। किसी भी औरत के ऊपर किसी भी रूप में हाथ उठाना गैर कानूनी माना जाता है कि भाई ये बिल्कुल 100% गलत है। कोई ये मान के चले कि भाई औरत के ऊपर हाथ उठा करके तुम बहुत बड़े मर्द बन गए हो या बहुत महान हो गए हो, बेवकूफ़ हो तुम। तुम्हारे जैसा बदतमीज़ इंसान कोई नहीं होगा अगर तुमने किसी लड़की के ऊपर या किसी औरत के ऊपर हाथ उठाया तो। ठीक है, रीज़न क्या होता है, अगर आप औरत के ऊपर हाथ उठा रहे हो तो पहले एक बार अपनी बहन या अपनी माँ के बारे में सोच लेना, भाई वो भी एक औरत है। ठीक है, ऐसा कभी मत सोचना कि भाई किसी के ऊपर आप हाथ उठा करके या किसी को गलत बोल के, किसी के साथ गाली गलौज करके आप कुछ अच्छा कर रहे हो। अच्छा बिल्कुल नहीं है ये। ठीक है, तो घरेलू हिंसा, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक प्रताड़ना आदि के खिलाफ कानूनी सुरक्षा देता है जिसमें दहेज संबंधी दमन भी शामिल है। तो डोमेस्टिक वायलेंस किसी भी लड़की के साथ, किसी भी औरत के साथ में अगर होता है तो वुमेन हेल्पलाइन नंबर पे वो कॉल करके हेल्प ले सकती है। ये एक्ट है आपके लिए। तो दहेज प्रथा रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं भाई, कैसे रोकेंगे इसको? रोकना भी तो होना चाहिए भाई, कोई रोक दे और अब मेरे कहने से कोई मान जाए, क्या पता कोई ना माने, कोई गारंटी थोड़ी ना है। अब जिनको लेना वो लेंगे, जिनको देना वो देंगे, मेरे कहने से क्या होगा। ठीक है, जागरूकता फैलाना, दहेज देना अपराध है, इसके दुष्प्रभाव लोगों को समझाना, भाई बताना पड़ेगा कि भाई प्रॉब्लम कैसे होगा। जैसे मैं एज अ टीचर अपनी क्लास के अंदर या अपने बच्चों को ये चीज़ समझा सकता हूँ कि बेटे ऐसे ऐसे ये चीज़ गलत है और इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। और अगर स्टोरी को कोई अच्छे से समझ जाए कि भाई इस चीज़ का मतलब क्या होता है, शायद वो मानेगा भी नहीं इस चीज़ के लिए। ठीक है, प्रॉब्लम उनके साथ में जो मानना ही नहीं चाह रहे, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई ही नहीं करी या बिल्कुल अनपढ़ों की तरह कुछ हरकत कर रहे हैं, उनके साथ दिक्कत है। आगे सुने, शिक्षा और सामाजिक मूल्य होने चाहिए, भाई एजुकेशन मिले। दूसरी बात जो है सोशल वैल्यूज़ होनी चाहिए लोगों के बीच में। कैसी सोशल वैल्यूज़ होनी चाहिए? बेटी को पढ़ाना ज़रूरी है। अगर लड़की अच्छे से कमाती होगी तो जहाँ पर उसके लिए ठीक होगा फैसला ले पाएगी, या जहाँ पर उसका ये होगा कि भाई यहाँ पर ये इंसान अच्छा है या ये जो है जिम्मेदारी उठा सकता है, तो वो अपनी मर्ज़ी से ठीक ठाक फैसले ले सकती है। आगे क्या होगा? समानता की सोच, भाई लड़का लड़की इक्वल होंगे तभी जा करके उनको अपना आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। अगर ये सोच के चले कि लड़का ही सब कुछ कर लेगा, अगर कल को नहीं किया तो भाई तुक्के के ऊपर तो ज़िंदगी नहीं चलती कि हाँ ये तो कर ही लेगा। अब जो नहीं कर रहे
उनके लिए कोई गारंटी तो लेता नहीं है, बाद में तो एडजस्ट करना ही पड़ता है सभी को। महिलाओं का सम्मान, कि भाई औरतों का सम्मान करना चाहिए हर किसी को, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, आदमी है या औरत है। भाई महिलाओं का सम्मान, जो जिस समाज के अंदर ये बोला भी गया है, जिस समाज के अंदर औरतों का सम्मान नहीं किया जाता था वहाँ पर तो राक्षस वास करते हैं। तो औरतों का सम्मान जहाँ पे होता है वहाँ पर देवता वास करते हैं। ये आपने कोटेशन पढ़ी होगी संस्कृत के अंदर। कड़े कानून और न्याय व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। भाई दहेज विरोधी कानून को सही तरीके से पालन करना चाहिए। आप ये भी पाओगे कि अभी जो हमारा अमेंडमेंट होने वाला है ना, एक हफ्ते पहले न्यूज़ आई है, दहेज विरोधी जो कानून है उसको रीएस्टेब्लिश करेंगे, मतलब दोबारा से रिवाइज करने की बात करी जा रही है। समुदाय में बदलाव, परिवार, समाज, समुदाय स्तर पर दहेज विरोधी रिवाज स्थापित करना, इस तरीके के नियम कानून लागू करने चाहिए। ऐसा अक्सर ये भी माना जाता है कि भाई जितने ज़्यादा पैसे दोगे उतना अच्छा दामाद मिलेगा। हालांकि ये कंसेप्ट गलत है। जितने ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं उतना बदतमीज़ इंसान सामने वालों को मिलता है, क्योंकि उसका मन लालच और ज़्यादा बढ़ जाता है। महिला स्वतंत्रता और आर्थिक आत्मनिर्भरता के ऊपर ध्यान देना चाहिए। भाई लड़कियों को रोज़गार दिया जाए। अगर लड़कियाँ कमाती होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, तभी वो अपने फैसले ले पाएंगी, तभी वो इंडिपेंडेंट रहेगी। नहीं तो उनको आदमियों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और आज नहीं तो कल जिसने हाथ छुड़ा दिया तो फिर कल को तो भाई आपके पास कुछ नहीं है। अगर आपको किसी की मदद करनी है तो खुद की करो, खुद पढ़ाई लिखाई करोगे तभी जा करके आगे बढ़ोगे। बाद में तो ना तो फैमिली आपके साथ देती है, ना भाई सामने वाला कोई साथ देगा। और क्यों किसी का साथ लेना है जब आप खुद इंडिपेंडेंट रहोगे। तो महिला को शिक्षा, रोजगार व अधिकार देना, कि भाई ये सारे राइट्स में आपके पास हैं, आप भी ह्यूमन बींग हो, आप भी अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी को जी सकते हो। कुछ प्रसिद्ध दहेज विरोधी दहेज के मामले, कि भाई हाल फिलहाल में किस तरीके की घटनाएं घट रही हैं उसको भी देख लेते हैं। मैं जैसे इतनी देर से बोले जा रहा हूँ, आपको भी ये समझ में आ रहा होगा, लेकिन इस चीज़ का इफेक्ट कितना हो रहा है। भाई कानून तो बना दिया, अब देख लो आयशा बानू भानु मकरानी सुसाइड, देख लो ये लड़की ने सुसाइड कर लिया था। अभी ये रिसेंटली 2-3 साल पहले की बात है। 23 साल की आयशा बानो मकरेना ने कथित दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा से तंग आकर 25 फरवरी 2021 को आत्महत्या कर ली थी। उसके पति पर आत्महत्या के प्रोत्साहन का मामला दर्ज हुआ। यह मामला दिखाता है कि दहेज व घरेलू दबाव किस प्रकार मानसिक प्रताड़ना, असुरक्षा और अंततः आत्महत्या तक ले जा सकता है। तो ये एक मामला है आपके सामने। इसके अलावा अभी रिसेंट का देख लेते हैं। ग्रेटर नोएडा के अंदर 2025 में कौन सा मामला हुआ है। यह मामला 2025 में सुर्खियों में आया। आरोप था कि दहेज की मांग पूरी न होने पर 26 साल की निक्की भाटी को आग लगा दी गई। देख लो, लड़की को आग लगा के मार दिया गया। यह घटना दहेज हिंसा और दहेज मृत्यु की भयावहता को फिर से उजागर करती है। देख लो, मतलब आज की डेट में ये चीज़ हो रही है, तो सोचो पहले के टाइम पे क्या हो रहा होगा। और कहीं ना कहीं ये लड़की 26 साल की थी, तो मतलब अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की होगी, तो इन्होंने अच्छे खासे समृद्ध परिवार के अंदर शादी करी होगी। अगर ये कोशिश करती खुद ही कमाने की और खुद से कुछ बनाने की या तैयार करने की, तो ऐसे लोगों से शायद इनका पाला ही नहीं पड़ता। अब मर के कौन सा कुछ हासिल कर लिया इन्होंने। हालिया दहेज हत्या व मृत्यु के आंकड़े 2017 से 2021 तक देख लेते कितनी लड़कियां मर चुकी हैं। और अगर इसके ऊपर कुछ स्टेप्स नहीं लिए या लड़कियों ने खुद इस चीज़ के खिलाफ आकर के आंदोलन नहीं छेड़ा या कुछ बात नहीं कही, तो ये मामले और बढ़ेंगे। क्योंकि लालच भी तो बढ़ रहा है, बेरोजगारी भी तो बढ़ रही है, लोगों के पास में सोल्यूशन तो है नहीं। तो ऐसी जितनी कुरीतियाँ हैं उन्हीं के थ्रू लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। 2017 से 2021 के बीच देश में दहेज संबंधी कुल 35,493 मौतें दर्ज की गई हैं। ये वो डेटा है जो ऑफिशियल है। अनऑफिशियली तो पता नहीं कितने मर गए होंगे। इसका आप कम से कम डबल मान के चलो कि इतनी लड़कियों को तो मार ही देते हैं। इतनी मतलब इंटेलिजेंट लोग हो रखे हैं हमारी दुनिया के अंदर, खास करके भारत देश में। ये तो भारत के ही हैं। यह बताता है कि हर साल हजारों महिलाएं दहेज की मांग, प्रताड़ना या असंतुष्ट ससुराल कारण अपना जीवन खो देती हैं। अब जो नहीं खो रही हैं वो बेचारी हैरेस करती हैं, एडजस्ट करती हैं। या तो एडजस्ट कर लो या फिर भाई उनकी डिमांड पूरी कर दो। डिमांड पूरी नहीं करोगे तो मरना पड़ेगा। अब इससे तो बेटर है कि भाई नहीं करो। ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। कंक्लूजन देख लेते हैं भाई। अब तक जो हमने इतनी सारी रामायण गाई है उसका कंक्लूजन क्या निकलता है। दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है जो केवल एक औपचारिक मांग नहीं बल्कि महिलाओं का भविष्य, उनका सम्मान, उनका जीवन और आत्मसम्मान दांव पर लगाती है। भारत में इसे रोकने के लिए कानून पर असली दबाव तभी आएगा जब हम सामाजिक सोच, परंपराएं, रिवाज और मानसिकता को बदलेंगे। अगर ऐसा होगा तभी वो हो पाएगा। दहेज की मांग व देना न करें, बेटी को बोझ न समझें, सम्मान और असमानता दें, तभी समाज वास्तव में बदलेगा। अब भाई इतनी सारी बातें हमने समझ ली। कहीं ना कहीं लड़कियों को अगर आप समानता दोगे, उनको थोड़ा सा इंडिपेंडेंस दोगे, उनको फैसले लेने का अधिकार दोगे, तभी जा करके शायद हो सकता है ये चीज़ें सुधरें। अदरवाइज़ तो ये चीज़ें नहीं सुधरने वाली।
और जो दहेज को लेकर के एक जो कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया, एक जो पीछे से एक न्यूज़ आई थी, उसमें क्या था, एक फादर ने अपनी लड़की का रिश्ता तोड़ दिया ये बोल के कि भाई लड़का दहेज नहीं मांग रहा। उनका कहना ये था कि भाई दहेज ना मांगना ये है कि भाई इसके पास में कुछ होगा ही नहीं, इसके पास ना तो प्रॉपर्टी होगी ना इसके पास कुछ काम धंधा होगा, तो ये भी माना जाता है। अब सामने वाले ने बोला कि ऐसा भी नहीं है कि भाई आपने नहीं मांगा तो वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर कोई इंसान ठीक है तो उसको भी गलत ठहराया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ सारे लड़के खराब है। कुछ लोगों की मानसिकता खराब हो रखी है कि भाई जिसके पास जो दहेज नहीं मांग रहा वो तो मतलब बदतमीज ही होगा, इसके पास तो कुछ आगे पीछे होगा ही नहीं। तो हर तरीके के लोग हैं यहाँ पर। हम ये नहीं कह सकते कि ये एक पर्टिकुलर पर्सन ठीक है या ये पर्सन गलत है। हम सभी अच्छे और बुरे के मिक्सचर हैं कि भाई कुछ लोग अच्छे होंगे कुछ लोग बुरे होंगे, लेकिन जहाँ चीज़ें बुरी हैं या गलत हैं उन चीज़ों का विरोध हमें ज़रूर करना चाहिए। ओके, और ज़्यादातर चीज़ें यही सिखाती हैं हमें कि भाई सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव चेंज लेकर के आओ, नेगेटिव चेंज लेकर के आने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर बैकफायर करेगी। ओके, तो घरेलू हिंसा क्या है भाई, डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, तो ये दूसरी प्रॉब्लम है। पहली हमारी दहेज की प्रॉब्लम थी लड़कियों के साथ में, दूसरी है घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। सॉरी, कैसे होता है भाई ये घरेलू हिंसा से अभिप्राय है। अब ये मानते क्या है भाई, पता तो हमें क्या कह रहे हैं, किसी महिला या परिवार की सदस्य के खिलाफ उसके पति के रिश्तेदार या परिवार के अन्य पुरुष सदस्य द्वारा की जाने वाली हिंसा या दुर्व्यवहार। अब हिंसा ही नहीं, वो दुर्व्यवहार भी हो सकता है। आप उसको साथ गाली गलौज कर रहे हो, उसको गलत बोल रहे हो, उसकी फैमिली के बारे में कुछ बोल रहे हो, ये सारी चीज़ें गलत ही हैं। इनको कोई अच्छा नहीं मान रहा। ये नहीं है कि उसने थप्पड़ मार दिया होगा। लोग वैसे भी मेंटली टॉर्चर करते रहते हैं लड़कियों को। ये चीज़ हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं तो हमें समझ में आती है। अब किसी का नाम तो मैं यहाँ पे नहीं ले सकता, लेकिन मैंने पड़ोस में ये चीज़ें देखी है अपने में कि इस तरीके की चीज़ें होती हैं और लड़कियाँ फिर भी एडजस्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा ना हो कि मेरे बाप का नाम बदनाम हो जाए। अपने बाप के लिए लड़कियाँ अपने पिता के लिए इतना कुछ सहन करती हैं, आम नॉर्मल जो लड़के होते हैं वो तो कोई सहन ही नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। अब ये चीज़ तब समझ में आती है जब भाई किसी लड़की से बात करते हैं या उनकी फैमिली से बात करते हैं और आसपास देखते हैं ना, तो लोगों का व्यवहार दिखता है। और जब उनसे पूछे कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो सामने वाला बोलता है मेरी वाइफ है, बोल क्या कर लेगा। अब इसमें कुछ बोल भी नहीं सकते। हस्बैंड वाइफ के मामले में तो दिल्ली पुलिस भी नहीं बोलती कि भाई इनका मामला ये खुद ही देखने दो इनको। आगे देखिएगा, तो घरेलू हिंसा का दायरा बहुत व्यापक है, जिसमें शामिल क्या क्या है भाई। देखो, शारीरिक मारपीट हो सकती है, चोट हो सकती है, प्रताड़ना हो सकती है, जान से मारने की धमकी देना हो सकता है, यौन उत्पीड़न हो सकता है, बलात्कार होता है, जबरन वेश्यावृत्ति, मतलब ज़बरदस्ती किसी को भाई किसी गलत चीज़ के अंदर या किसी दूसरे को ऑफर करना, ये चीज़। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं और लड़कियां एडजस्ट भी कर लेती है बहुत सारी चीज़ों को, तो एक्सेप्ट भी कर लेती है। रीज़न क्या होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि भाई अगर मैं यहाँ पे रह लूँगी या इस एक पर्टिकुलर चीज़ को अंदर एडजस्ट कर लूँगी तो ये आगे जा कर के नहीं होगी। एक बार जिस इंसान को दबाने का मौका मिल गया ना आपको, वो पूरी ज़िंदगी दबाएगा ही आपको। ये चीज़ मैं अपने सोसाइटी के अंदर अपने आस पड़ोस में देख पा रहा हूँ। एक इंसान है, उसने बेचारे ने सोचा कि चलो कोई नहीं, मैं अपने फैमिली के लिए, मैं अपने परिवार के लिए एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करते 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 उसकी पूरी ज़िंदगी चली जाती है और लास्ट में जा कर के सामने वाला क्या बोलता है, सॉरी मेरे से गलती होगी। अब अचार डाले उस सॉरी का, जब इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है सारी की सारी। तो अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो पहली बार में बोल दो भाई मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लग रही आपकी, आप दूर हो जाओ इससे। क्या फ़र्क पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी एक चीज़ को एडजस्ट करने से उतना अच्छा है कि भाई एक बार ही कर ले, सारी ज़िंदगी से तो बच जाओगे। आगे देखिएगा, मानसिक भावनात्मक शोषण, कि भाई मेंटल लेवल के ऊपर और इमोशनल लेवल के ऊपर टॉर्चर किया जाता है। कैसे करेंगे भाई, कैसे करते हैं लोग, अपमान करते हैं भाई, सामने वाले को गलत गंदी इतनी गंदी गालियाँ देते हैं आजकल के शराब पी करके बदतमीज़ लोग। मुझे आइडिया भी नहीं लग पाता कि भाई ये लोग दे कैसे रहे हैं। और लड़कियां भी कम नहीं है इसमें, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई लड़कियां कम है। आजकल लड़कों के साथ में भी ये चीज़ें होती हैं, लड़कों को भी बहुत गंदी गालियाँ सुनने को मिलती हैं। जब आप दिल्ली जैसे शहर के अंदर बाहर निकल के देखते हो तो लड़कियाँ ज़्यादा गंदी गालियाँ देती हैं। लेकिन जनरली आप जो अपने गाँव देहात की मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर अपमान किया जाता है, लड़कियों को मेंटली हैरेस किया जाता है, बहुत ही गंदी गालियाँ दी जाती हैं, गाली गलौज, डर और धमकी दी जाती है उनको जान से मार देने की, कि तुझे जान से मार देंगे, ऐसा होता है। और सामने वाला क्यों नहीं बोलता कि भाई कल को हमारे घर के अंदर इसके घर का मामला हम क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, कल को हमारे घर के मामले में भी ये टांग अड़ाने के लिए आ जाएगा नहीं तो। और ये बात सच है, आप किसी के मामले में बोलोगे तब जा करके फिर वो सामने वाली जो फैमिली होती है वो भी आपके घर के अंदर दखलंदाजी करने शुरू कर देती है। इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता, आपको खुद ही स्टेप लेना पड़ता है, खुद ही अपनी चीज़ों को संभालना पड़ता है। सब लोग यही बोलते हैं कि बेटा एडजस्ट कर लो, कोई बात नहीं, आगे जाके सुधर जाएगा। कोई नहीं सुधरता इस चीज़ में। फिर लास्ट ऑप्शन ये बच जाता है लड़की के पास में, मैं भी इसको मारना शुरू कर दूँ। तो दोनों आपस में केवल लड़ाई झगड़ा करना शुरू करते हैं और कुछ नहीं होता इसके अंदर। आगे सुनिए, धमकी दी जाती है भाई, चलो ये हो गया।
आर्थिक हिंसा होती है भाई, पत्नी के पैसे, भाई जो भी लड़की के पास पैसे होते हैं या वो जॉब करती है कहीं पे, उससे पैसे छीन लेते हैं। ये तो मैंने अपने जॉब, जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे भी देखा मैंने, ठीक है। तो लड़कियों के जो पैसे होते हैं, लड़की कमाती हैं, चाहे वो किसी भी 4th क्लास का जॉब करती है या भाई 2nd ग्रेड में जॉब करती है या गवर्नमेंट जॉब में, लड़की के सारे पैसे वो उसकी फैमिली ले लेते हैं। संपत्ति जो भी होती है उसके पास, जो भी प्रॉपर्टी उसके नाम होगी, कोशिश करते हैं उसकी अपने नाम करवाने की। बैंक के खाते की डिटेल ले लेते हैं सारी की सारी। ऐसे तो बहुत ही मतलब रेयर ही होगा कोई लड़का जिसने कि भाई अपना अकाउंट का नंबर अपनी वाइफ को दे रखा हो। लड़कियों के जो भी डिटेल होती है वो सारी की सारी हस्बैंड के पास में मिलेगी आपको। याद रखना, कोई भी लड़की है उसकी कहीं पे एक अकाउंट है तो उसका या तो उसकी फैमिली को पता होगा या उसके हस्बैंड को पक्का पता होगा। लड़की को किसी के खातों के बारे में या बैंक अकाउंट के बारे में डिटेल नहीं होती। इसके बाद में रोजगार नहीं होता भाई। रोजगार के लेवल के ऊपर या तो लड़की को जॉब ही नहीं करने दी जाएगी, और अगर जहाँ पे करने दी जा रही है उसके सारे पैसे उससे छीन लिए जाएंगे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स लड़कियाँ झेलती हैं। आर्थिक हिंसा इस तरीके की होती है कि भाई या तो आप जॉब नहीं करोगे, और जॉब करोगे तो सारे के सारे पैसे हमें ला के दोगे। अब जब वो पैसे बेचारी सारे के सारे ला के दे देती है, फिर उससे घर का काम करवाया जाता है कि यहाँ पे आप फ्री के नौकर हो, बाहर जा करके भी जो भी आप नौकरी कर रहे हो वो सारी की सारी आपको हमें ही देनी पड़ेगी। लड़कियाँ भी दे देती हैं भाई, कहाँ लेके जाने हैं, अपनी फैमिली में अपने बच्चों के ही काम आएंगे। असल में कोई किसी का काम नहीं आता, लास्ट में कोई किसी का नहीं है। अपने पैसे अपने पास रखा करो, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हो भाई, अपनी मेहनत से कमा रहे हो, क्यों किसी को देने हैं। लड़के कितना दे देते हैं, अगर दे रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई जो उनकी वाइफ है, मदर है, बहन है, जो भी है, तो उनके लिए वो करना तो लड़कों की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कियों की भी होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन लड़कियों से ज़बरदस्ती छीन लेना ये चीज़ थोड़ी सी गलत है। अगर ज़बरदस्ती लड़के से भी छीनी जा रही है, किसी की वाइफ जो है उसके ऊपर केस वगैरह डाल करके कोशिश करती है इससे मैं सारे के सारे पैसे छीन लूँ, तो गलत तो वो भी है। दहेज संबंधी मांग, दबाव या प्रताड़ना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी लड़कियों को झेलनी पड़ती है, उसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया पीछे। तो घरेलू हिंसा के प्रकार क्या क्या होते हैं भाई? शारीरिक हिंसा हो सकती है, मारपीट, धक्का मुक्की, जान लो का खतरा, ठीक है, जान लेने का खतरा, जान लो का नहीं है, जान लेने का खतरा है, ठीक है, सॉरी मेरे से वो टाइपिंग गलती हो गई थी। तो यौन हिंसा हो सकती है, जबरन या गैर सहमति से यौन क्रिया या बलात्कार करना। अब अगर किसी के कंसेंट के बगैर ये चीज़ की जाती है तो ये बहुत ही गंदा है, ठीक है। और ये चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए लड़की के कंसेंट के बगैर। और यहाँ तक कि शादियाँ भी अगर किसी की हो रही है या कोई कर रहे हैं फैमिली मेम्बर, तो कोशिश करो कि भाई उस इंसान से उस इंसान को वो लड़की जानती हो। अब इसके अंदर ये नहीं है कि भाई लड़कों की मर्ज़ी नहीं होनी चाहिए, लड़कों की भी मर्ज़ी होनी चाहिए, लड़कियों की भी मर्ज़ी होनी चाहिए, ताकि सभी के लिए सारी चीज़ें सेम रहें। उनको ऐसा ना फील हो कि हमारे साथ कुछ गलत किया जा रहा है या हमारा यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि 10 दिन बाद में तो कोई किसी की जिम्मेदारी लेगा नहीं। बाद में तो सब लोग यही बोलते हैं हमारे से गलती होगी, सॉरी बोल दिया, ये कर लिया, अपना अपना देख लो। कोई किसी को नहीं देख रहा है यहाँ पे। तो कोशिश किया करो कि भाई किसी के साथ गलत ना करो। हमारे एक सर हैं, हमें ये बताया गया है कि भाई किसी के साथ गलत मत करो, किसी के साथ प्रॉमिस करके मत तोड़ो, या किसी का फ़ायदा मत उठाओ, ठीक है। अगर आपने किसी से वादा कर रखा है, कोई प्रॉमिस है, या आप किसी के साथ में गलत नहीं हो, तो किसी की आत्मा मत दिखाओ, खास करके किसी गरीब इंसान की। अगर आप किसी के साथ कुछ गलत करोगे तो भगवान आपको बैकफायर कर ही देगा। आज नहीं करेगा, 10 दिन बाद में आपको पता चल जाएगा, अपने बच्चों के थ्रू पता चल जाएगा, चीज़ें सामने आ जाती हैं। आज हमने किसी के साथ गलत कर दिया, कोई ये सोचे कि भाई मैंने किसी के बच्चे के साथ, किसी लड़की के साथ कुछ गलत कर दिया और मेरे को आने वाले टाइम में मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा या मुझे पता नहीं चलेगा, वो नहीं बताएगी किसी को। भाई आज तू है, कल को तेरी बेटी भी होगी, कल को तेरे साथ हर तरीके की दिक्कत आएगी। उस टाइम पे कहाँ जाओगे? तब क्या बोलोगे किसी को? तब तो फंस जाओगे ना हर तरीके से। फिर बोलोगे भगवान की गलती। भगवान की गलती नहीं है, तुम्हारी खुद की गलती है जो तुम्हारे पाप तुम्हारे सामने आते हैं। आगे सुनिएगा। तो मानसिक और भावनात्मक हिंसा क्या होती है? ये भाई अपना अपमान किया जाता है, गालियाँ दी जाती है, धमकियाँ दी जाती है, डराया जाता है, और मनोबल जो उसका मोरल होता है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है। फिर बाद में लड़की सोचती है कि चलो ठीक है, फिर वो बोलना बंद कर देती है। वो किसी से कुछ नहीं कह रही, चुपचाप बैठ जाती है आराम से कि तुम्हें कर लो जो करना है। फैमिली को भी बोल देती है, किसी इंडिविजुअल को या जो हस्बैंड होता है उसको भी बोल देती है, कर लो आपको जो करना है, हाँ मेरे साथ में। जब वो बच्चा मर जाता है तब हमें मजा, अरे हमने तो गलत कर दिया इसके साथ, ठीक। उससे पहले किसी को नहीं दिखाई दे रही, हाँ ठीक है गलत कर रही होगी, बदतमीज़ है, मान नहीं रही हमारी बात। उसके बाद में सबकी अकल ठिकाने आ जाती है। जब किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है ना, जब सबके बाप को, सबके फैमिली को, पूरे सोसाइटी को, ये लड़की बहुत बढ़िया थी, कहीं कुछ बढ़िया नहीं तो तुम ही घटी हो। आगे सुने। तो आर्थिक हिंसा होती है। कौन सी, कैसे आर्थिक हिंसा होती है? पैसों को लेकर के, जायदाद को लेकर के, रोजगार को लेकर के, खर्च को लेकर के, बैंकिंग आदि से निराश्रित कर देते हैं। मतलब कि आपको पूरा पूरा डिपेंडेंट रखा जाता है एक इंसान के ऊपर या एक फैमिली के ऊपर, कि आपका खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होगी।
आपको हर चीज़ के लिए इन पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा और इन्हीं के साथ में कुछ करोगे। वैसे मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि भाई अपनी जो पैसे होते हैं या अपनी चीज़ों को लेकर के दूसरे पे क्यों निर्भर रहना पड़ता है। जब आपको पता है कि भाई आपने काम किया है तो आप क्यों नहीं उस चीज़ को रख पा रहे। अब हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये लगता हो कि भाई ये तो मर्द है, ये कैसे समझेगा एक लड़की की प्रॉब्लम को। भाई ऐसा मुझे बस इतनी बात समझ में आती है, जहाँ पे गलत है वहाँ पे गलत है, जहाँ पे सही है वहाँ पे सही है, ठीक है। तो बाद में हो सकता है 10 दिन बाद में सभी को समझ में आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। दहेज प्रचंड हिंसा, तो दहेज की मांग उसे पूरा न करने पर प्रताड़ना, कि भाई मैंने ये डिमांड कर दी, वो चीज़ पूरी नहीं हुई तो उसके ऊपर उसको हैरेस कर रहे हैं। आगे सुनिए, घरेलू हिंसा के कारण क्या होता है, वाई डज इट हैपन, ये होती क्यों है भाई, क्या रीज़न रहता है। पितृसत्तात्मक समाज संरचना, कि भाई आदमियों की चल रही है। अब यहाँ पर मैं ये बोल दी कि भाई आदमियों की चल रही है, ये सब अपोजिट भी हो सकता है। जहाँ पर औरतों की चलती होगी वहाँ पे आदमी के साथ में इस तरीके की सारी चीज़ें होंगी, फिर आपकी पिटाई होगी, आपसे दहेज मांगा जाएगा, आपसे सारी चीज़ें करवाई जाएंगी, आपको जो है घर का सारा काम करना पड़ेगा। ऐसी एक स्टेट है भी हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। तो देखिएगा उस स्टेट का नाम क्या है, सिक्किम है, ठीक है। सिक्किम के अंदर क्या होता है, दहेज जो होता है वो लड़कों को देना पड़ता है। सिक्किम के अंदर क्या होता है, दहेज लड़कों को देना पड़ता है। अब बहुत सारे, और जो है लड़की के ही घर पे जाके रहना पड़ता है उसकी फैमिली के साथ में। अब बहुत सारे लोगों को बोला है ये तो उल्टी रिवाज चला रखी है, पता ना क्या कह रहा है, कैसे हो रहा है। सिक्किम के अंदर लड़के लड़कियों के घर जा कर के रहते हैं, और जो सारा का सारा पैसा होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, वो लड़कों को लड़कियों के घर पे लेके जाने की ज़रूरत पड़ती है। अब बहुत सारे लोग हैं ना हरामखोर टाइप के, बदतमीज़ टाइप के, वो ये सोचेंगे कि भाई अब तो लड़की कमा के लेके आएगी। बात भी सही है, लेकिन बच्चे बात ये है कि भाई कमा के भी आपको लेके आना है, ठीक है। इसके साथ साथ आप घर का काम भी बराबर करोगे, और उसके साथ में आपको पैसे भी दूसरे के पास में लेके जाने हैं, और उसके माँ बाप की सेवा करनी है। अब बोलो क्या होगा। तो इससे समझ में आता है लोगों को कि भाई देखो लड़कियां काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस कर रही हैं। हमें वैसे लगता है कि भाई लड़कियां सेक्रीफाइस नहीं कर रही, नहीं तो अगर ये बोले कि भाई मेरे माँ बाप, हर एक लड़के की ये इच्छा होती है कि भाई वो कोई भी लड़की मेरे घर में है तो मेरे माँ बाप की सेवा करे। कितने परसेंट चांस हैं कि भाई आप ये कोशिश करोगे कि भाई किसी दूसरे की फैमिली के अंदर जाओ, उसके मम्मी पापा की सेवा करो, और तब जा करके आपकी फैमिली या आपकी जो लाइफ है वो चले। मुझे नहीं लगता यहाँ पे पुरुष प्रधान समाज के अंदर इस चीज़ को कोई भी एक्सेप्ट करेगा। और लड़कियाँ कर रही हैं इतने सालों से, और अब भी कर रही हैं, और आगे भी करेंगी शायद। तो इतने ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रही हैं, और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, और लोग क्या कर रहे हैं, उनको इतना भी राइट नहीं दे पा रहे कि भाई वो अपनी मर्ज़ी से कहीं पे किसी को चुन सकें, किसी के साथ रह सके, पढ़ाई लिखाई कर सकें, इसके साथ साथ भाई वो अपनी मन मर्ज़ी का खा सके या पहन सके। जब उनको इतना भी नहीं मिल पा रहा तो भाई क्या ही दे रहे हैं। और अगर यही चीज़ लड़कों को करने के लिए बोल दी जाए तो शायद कोई भी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा इस चीज़ को। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई समाज को बदल दिया जाए, समाज तो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन हमें कहीं ना कहीं इतना तो सेंसिटिव या एम्पैथी रखनी चाहिए कि भाई दूसरे को भी ऐसा ना लगे कि भाई उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। ओके, तो लैंगिक पूर्वाग्रह, ये जेंडर प्रेजुडिस, ये एक प्रॉब्लम है भाई। पुरुषों की श्रेष्ठता की भावना, कि लोग, लड़कों को लगता है कि भाई वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है या पावरफुल है। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। लड़कों एज अ इंडिविजुअल मुझे ये लग सकता है कि भाई मैं थोड़ा सा पावरफुल हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, स्मार्ट हूँ, लेकिन आप ये मान के चलो कि भाई लड़कियों के कंपैरेटिवली सारे के सारे लड़के इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। या आप उनसे बेहतर हो, बेहतर नहीं हो आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे नीचे आ जाओ। कहीं ना कहीं लड़कियाँ ये सोचने लग जाए भाई ये लड़के ख़राब होते हैं या घटिया होते हैं। मैं केवल उनके फेवर में नहीं हूँ, मेरा ये भी मानना है कि भाई लड़के भी ठीक है और लड़कियाँ भी ठीक है, दोनों इक्वल हैं, और कहीं ना कहीं दोनों एक साथ अपनी सोसाइटी के अंदर या अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम ये सोच के चल जाए भाई लड़कियों को ऊपर लेके जाओ। तो लड़कियों को जितना ज़्यादा ऊपर लेके जाओगे तो इसका मतलब तो ये है लड़कों को नीचे गिरा दो, मतलब तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों को अगर बैलेंस करके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लाइफ दोनों को ही जीनी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई किसी दूसरे इंसान को आप नीचा दिखाना शुरू कर दो या गलत बोलना शुरू कर दो। आपको राइट्स मिलने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई लड़कों के छीन लेने चाहिए, बिल्कुल ही, ठीक है। आर्थिक असमानता, निर्भरता, तो कैसे है भाई, पत्नी की आर्थिक निर्भरता होती है भाई। पत्नी जो होती है पूरे तरीके से आदमी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट नहीं होती, डिपेंडेंट हम कह नहीं सकते इस चीज़ को, क्योंकि उसका राइट होता है, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें भाई एक पर्टिकुलर फैमिली के लिए कर रही है, तो भाई उनकी जिम्मेदारी यही है। अगर आप वो करोगे तो भाई कहीं ना कहीं लड़की की जिम्मेदारी हो जानी चाहिए। अब ऐसा तो चेंज रिवर्स तो हो नहीं रहा, तो जैसा है वैसे भाई आपकी कोशिश करनी चाहिए कि भाई उसके लिए अच्छे से अच्छा करो। सामाजिक कुरीतियाँ, कौन सी कुरीतियाँ भाई,
दहेज प्रथा है और सामाजिक दबाव है इनके ऊपर, ठीक है। अशिक्षा, असंवेदनशीलता, भाई लोग उनके बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचते और पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती तो वो बेचारी अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ा पाती। आगे देखिएगा, इसके कारण क्या होता है, शराब है, नशा है, बेरोजगारी है, मानसिक तनाव आदि इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि घरेलू हिंसा का कारण बनती हैं। लोग शराब पी करके इस तरीके की हरकतें करते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके रीज़न रहते हैं। आपको एक स्टोरी और बताना चाहूँगा इसके अंदर, मतलब लड़कियों को किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। लड़कियों को पता ही नहीं चलता बहुत सारी जगहों के ऊपर। तो हमारे यहाँ पे ना एक रिचुअल परफॉर्म किया जाता है। रिचुअल के अंदर क्या होता है, मतलब रिचुअल मतलब एक प्रथा है या रीति रिवाज बोल लो आप, ऐसा होता है कि भाई जब एक लड़का पैदा होता है तो कुआं पूजन होता है। ये शायद नॉर्थ इंडिया के सारे एरियाज़ के अंदर होता होगा। तो लड़का जब पैदा होता है तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए कुआं पूजन होता है। और लड़की के लिए क्या किया जाता है, लड़की के लिए किया जाता है भाई दो गढ़ पूजी जाती हैं, मतलब दो मटके लेते हैं, उनकी पूजा की जाती है। अगर किसी से कोई पूछ लेना कि भाई ये पूजा होती क्यों है, मैं कह रहा हूँ 90% लोगों को ये पूजा पता ही नहीं होगी भाई ये करते क्यों है, किस लिए की जा रही है। तो ये पूजा इसलिए की जाती थी ताकि भाई पूरी ज़िंदगी किसी लड़के को पानी की कमी ना हो, पानी की कमी महसूस ना हो, मतलब उसके पास पानी जो है बना रहे पीने के लिए या इस्तेमाल के लिए। अब लड़के के लिए तो चलो कुआं पूजन कर दिया, लड़की के लिए बोलते दो गढ़ पूजी जाती है। कुछ जगहों के ऊपर हो सकता है भाई कुआं पूजन होता हो, नहीं नहीं तो लेकिन ले जो मेन कंसेप्ट है वो यही होता है कि भाई कुआं पूजन किया जाता है। अब कोई पूछने वाला हो, कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है, भाई लड़के के लिए क्यों जो आप कुआं पूजन कर रहे हो और लड़की के लिए क्यों दो गढ़ पूजी जा रही है, तो उनका कंसेप्ट सेम होगा कि देखो ऐसा है, लड़कियों को भी पानी की ज़रूरत होती है और लड़कों को भी होती है। अब उसके लिए कुआं पूज रहे हो, उनके लिए जो है आप दो गढ़ पूज रहे हो। अब इसका मतलब ये समझना चाहिए कि भाई लड़का तो ऊँट के क्या बोलते हैं, मछली के ख़ानदान से पैदा हो रहा है कि भाई उसको तो जो है इतना सारा पानी चाहिए पूरे कुएँ का, और लड़की जो है इतनी मतलब ऊँट के ख़ानदान से पैदा हुई होगी कि उसको दो मटके दे दो, वो पूरी ज़िंदगी उसके अंदर गुजारा कर लेगी। तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी तो यहीं से पता चल जाती है, जब आप जन्म लेते हो ना तभी से आपको ये पता चल जाता है कि भाई इस सोसाइटी के अंदर आपके लिए इतना है और लड़कों के लिए इतना है। तो जिस तरीके के रिचुअल्स हम परफॉर्म करेंगे ना, उसी तरीके की जो सोसाइटी है वो बनती चली जाएंगी। लड़कियों के लिए भी अगर सिमिलर चीज़ें की जाएँ तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ भी और बेटर होगी। उनको स्टार्टिंग से ही लगने लग जाएगा कि भाई उनके लिए भी इक्वालिटी है या उनको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। अब जो बच्चा जन्म लिया है जिसने, उसको तो ये सारी चीज़ें नहीं पता होगी, लेकिन हमारे आसपास के जो लोग हैं वो तो इस चीज़ की तरफ ध्यान दे ही सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो घरेलू हिंसा के प्रभाव देखिएगा, तो इफ़ेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, इससे क्या प्रभाव पड़ता है। शारीरिक मानसिक चोट, विकलांगता और आँच आ सकती है भाई। मतलब कि लड़कियां इतनी ज़्यादा मेंटली प्रेशर में चली जाती हैं, वो लड़कियां कभी बाहर ही नहीं आती। आजकल एक स्टोरी चल रही है पीछे कि कोई एक लड़की थी, उसके साथ में क्या हुआ कि जो है उसकी किसी से बात थी, उसका किसी के साथ में मतलब थी अफेयर में, और उस लड़के ने क्या किया, उस लड़की को जो है ले गया कहीं पे और उनके साथ में कोई प्रॉब्लम थी, मतलब उन्होंने बातचीत करी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके उसी लड़के ने उस लड़की का शोषण करना शुरू कर दिया, मतलब उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। अब एक के बाद में दो, दो के बाद में तीन, तीन से पाँच, उसने अपने जो फ्रेंड वगैरह थे उनको भी ऑफर करवाया। अब इससे क्या हुआ, वो लड़की इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि उसका 5 साल तक इलाज चला। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई उस बच्चे के साथ में। तो लोगों को ये चीज़ समझ में ही नहीं आती भाई, क्या पता उनके घर परिवार में कोई फैमिली मेम्बर नहीं है या उनको एजुकेशन किस तरीके की मिली है, कैसे उनके कल्चर में पले बड़े हैं, इसकी वजह से किस लेवल की प्रॉब्लम वो फेस करती हैं उनको आइडिया ही नहीं है। उसकी फैमिली को आज तक नहीं पता कि भाई कैसा हो रहा है। मैंने तो ये खाली सोशल मीडिया पर पढ़ी है, पता नहीं है सच्ची है झूठी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये सच्ची है तो इस तरीके की प्रॉब्लम लड़कियाँ फेस कर रही हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं हम ये सोच के चलो भाई अपनी किसी फैमिली मेम्बर के, अपने किसी जानकार के साथ में हो तो भाई कितना बुरा लगे, ठीक है। तो नहीं करना चाहिए, मानसिक और शारीरिक चोट जो है बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए किसी के भी ऊपर, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो पता वो बच्चा परमानेंटली मेंटली डिस्टर्ब हो जाए या वो सुसाइड कर ले, क्या पता किस तरीके का उसके मन में आ जाए, ठीक है। आगे देखिएगा, तो आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान में गिरावट, तो मतलब हर तरीके से वो बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है इंसान। अवसाद आ जाता है भाई, उसको टेंशन हो जाती है बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस में रहने लगा, आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ जाती है इसकी वजह से। आप देखिएगा जितनी भी लड़कियां होती हैं वो स्टार्टिंग में इनिशियल फेज़ के अंदर ही सुसाइड करती हैं। आदमी इतनी आसानी से सुसाइड नहीं करता। औरतें जल्दी ये जो इनिशियल एज होती है ना, मतलब कि 16 से लेकर के 40 तक, इस बीच में ही लेडीज़ सुसाइड करती हैं। ओल्ड एज के अंदर कोई लेडीज़ ऐसी नहीं दिखेगी आपको उसने सुसाइड कर लिया, आदमी उसके बाद ज़्यादा सुसाइड करते हैं। तो बच्चों पर
बुरा असर पड़ता है इसकी वजह से। देखिएगा, अगर किसी फैमिली मेम्बर के साथ में या कोई एक हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को मार रहा है, उसकी वजह से जो बच्चे होते हैं वो भी ऐसी ही मानसिकता के साथ में बड़े होते हैं। उनको यही चीज़ फील होती है कि उसने मेरी मदर के साथ में ही गलत किया है, ये मेरी मदर को मार रहे हैं। तो बच्चों के ऊपर बहुत गंदा असर पड़ता है। जिस घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होता है या गाली गलौज होता है, मानसिक और शारीरिक विकास और शिक्षा शिक्षा प्रभावित होती है। मतलब बच्चे पढ़ ही नहीं पाते, उनका दिमाग ही नहीं चलता किसी भी लेवल के ऊपर। तो ये बात समझ ली जाए कि अगर कोई मेंबर या दो फैमिली मेंबर हैं, वो अगर अपनी फैमिली के अंदर लड़ रहे हैं, तो उनका असर उनके बच्चों के ऊपर भी पड़ रहा है, ना केवल उनके ऊपर पड़ रहा है। पारिवारिक बिखराव होता है इसकी वजह से, बेघर हो जाते हैं लड़कियां या लड़के, कोई भी है। देखो भाई, लड़कियां बेघर ज़्यादा होती हैं इसकी वजह से, क्योंकि कहीं ना तो उनके जो मायके वाले हैं वो उनको रखते हैं, और जो सामने वाला जाहिल इंसान है या जो जला उसके पास में वो जाना नहीं चाहते, क्यों, उसको वो जान से मार देगा। तो उनको तो बेघर होना पड़ता है, उनके पास में कोई रास्ता ही नहीं बचता। आगे क्या होता है, सामाजिक कलंक लग जाता है। तो हमेशा देखिएगा, औरत के ऊपर ही सामाजिक कलंक लगता है, आदमी के ऊपर कभी सामाजिक कलंक नहीं देखने को मिलेगा आपको। अगर किसी लड़की ने एक पर्टिकुलर रीजन है, एक घर है, उसको छोड़ के चली गई, देख ऐसी लड़की थी, ऐसी बदतमीज थी, इसने अपना घर बिगाड़ लिया, आदमी को कोई नहीं कह रहा कि हाँ भाई इसने उसके साथ गलत किया होगा, उसने उसको गलत बोला होगा। आदमी का क्या, आदमी तो कर देगा, क्यों भाई, उसके कोई दो तरीके, चार पैर पे चल रहा है वो, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो सामाजिक कलंक जो है लड़कियों के ऊपर लगाया जाता है। इसके बजाय अगर लड़कों को भी इस चीज़ के लिए ये बोल देना कि हाँ भाई आपके ऊपर भी ये सारा इफेक्ट पड़ सकता है, तब शायद लोग ना करें। लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में सोच में चल रखा है भाई, रिस्पेक्ट और जो इज्जत होती है, जो कैरेक्टर होता है, वो तो लड़के के भी पास में होगा, तो उसको क्यों नहीं कलंकित किया जा रहा है, लड़की को क्यों हर एक चीज़ बोली जा रही है कि भाई आपके साथ में ये चीज़ गलत हो गई है। आगे देखिएगा, तो भारत में कानून और प्रावधान क्या क्या है इस चीज़ को लेकर के। डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये तैयार किया गया है भाई। भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा के लिए मुख्य कानून क्या क्या बनाए गए हैं। PWDVA 2005, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। संसद ने इसे 13 सितंबर 2005 को पारित किया और जो है लागू किया 26 अक्टूबर 2006 को। जम्मू कश्मीर अलग था उस टाइम पे, तो पूरे बाद में पूरे इंडिया में इसको लागू कर दिया गया। अभी जो है उसको एक साथ जोड़ लिया गया है, जम्मू कश्मीर को भी। तो पहली बार कानून में घरेलू हिंसा की व्यापक परिभाषा दी गई। देखो, व्यापक परिभाषा अभी दी गई। क्या बोलते हैं, सिर्फ शारीरिक नहीं, यौन, मानसिक, आर्थिक, दहेज संबंधी हिंसा भी इसमें शामिल होती है। मतलब डोमेस्टिक वायलेंस के ही अंदर आएगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, आगे देखिए अन्य प्रावधान क्या क्या जुड़े हैं भाई। दहेज संबंधी हिंसा हो तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है। आईपीसी के अंदर सेक्शन 498A क्रुएल्टी के लिए, 304B डाउरी डेथ के लिए, आदि गंभीर अपराधों के लिए। ठीक है, ये सारे के सारे एक्ट लगाए जा सकते हैं। तलाक, अलगाव, अनुकानी, दहेज मांग आदि के लिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, CRPC आदि अन्य विधिक प्रावधान भी उपलब्ध है। मतलब इन सारी चीज़ों के तहत आपके ऊपर मुकदमे चलाए जाएंगे अगर आपने ऐसा किया किसी के साथ। तो महिलाएं पीड़ित कैसे सुरक्षा ले सकते हैं भाई, कैसे उनको जो है सुरक्षा मिल सकती है, उनको किस तरीके से हेल्प मिल सकती है। सबूत रखे भाई, आपको पता होना चाहिए। अगर किसी ने आपको साथ गाली गलौज की है, आपको मारा है, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ नहीं होगा तो क्या भाई, ऐसे तो कोई भी किसी को भी झूठ बोल देगा। जा करके कोई भी लड़की किसी के भी ऊपर इल्ज़ाम लगा सकती है कि देखो मुझे इससे जो है इतने इतने पैसे चाहिए। अभी क्या हुआ था, करनाल के अंदर एक रिसेंट का केस है। करनाल के अंदर क्या होता है, एक ग्रुप बना रखा है 3-4 लड़कियों ने। 3-4 लड़कियों ने क्या ग्रुप बना रखा है, वो किसी को भी टारगेट करती हैं, किसी अच्छी फैमिली को, उनको पकड़ती हैं, उनसे जो है शादी करती हैं, 1 हफ्ता या 1 महीना उनके साथ रहती हैं, और जो है 1 महीना या 1 हफ्ते के बाद में क्या बोलती हैं, अपने घर वापस आ जाती हैं। फिर उनसे डिमांड करती हैं डाउरी की कि भाई इन्होंने मेरे से डाउरी मांगी है या इन्होंने दहेज मांगा। पता नहीं कितने 15-15, 20-20 लाख रुपए लेकर के वो फिर से दोबारा से शादी कर लेती हैं। और हर 10-15 केसेस उनके ऊपर लगे हुए हैं। इस तरीके के केसेस उन्होंने बहुत सारे कर रखे, तो कई करोड़ रुपए की धोखाधड़ी वो कर चुकी हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप ऐसे ही किसी को भी इल्ज़ाम लगा दो या कुछ गलत बोल दो। आपको भी थोड़ी सी डिग्निटी रखनी चाहिए। आप भी एक इंसान हो, दूसरे इंसान को गलत बोलना कोई, या उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाना कोई अच्छी बात नहीं है। तो चोट देखिएगा, चोट के निशान रखे, धमकी के लिए रिकॉर्डिंग वगैरह रख सकते हैं, संदर्भ होने चाहिए, मतलब एविडेंसेस होने चाहिए आपके पास में, तस्वीरें हों, कॉल रिकॉर्डिंग हो, संदिग्ध व्यवहार, जो भी आपके साथ में गलत बिहेवियर किया है उन्होंने, उससे रिलेटेड आपके पास में कोई गवाह होना चाहिए। तो दस्तावेजी बनाए। किसी विश्वसनीय व्यक्ति, NGO, पुलिस या प्रोटेक्शन ऑफिसर से संपर्क करें। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं। अदालत में आवेदन कैसे कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑर्डर, मेंटेनेंस, कंपनसेशन, रेजिडेंस ऑर्डर, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। अब इसके साथ में एक दिक्कत भी है। मेंटेनेंस जो लड़कियां लेने के लिए जाती हैं या किसी से भी कोई भी चीज़ मांगती हैं,
मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई आप ऐसे पर्सन के पास में जाते ही क्यों, आपकी हिम्मत कैसे बन जाती है या आपकी डिग्निटी कैसे मान लेती है, जिस इंसान से आप बात भी नहीं करना चाहते, जिसने आपके साथ गलत किया है, आप उससे कुछ पैसे मांगने की डिमांड कर रहे हो, और पैसे भी किस चीज़ के, आपने मेरे साथ गलत किया, इस चीज़ के मेरे को पैसे दे दो। मतलब ये वो वाली बात है कि आप मेरी जान ले लो या आप मेरे को कोई गाली गलौज दे दो, थप्पड़ मार दो, उसके लिए आप मुझे पैसे दे दो। इससे घटिया और वाहियात बात क्या ही हो सकती है, और अदालत इस चीज़ को कर भी रही है। लेकिन अदालत ने तो ये इस चीज़ के लिए कर रखा होगा कि भाई कहीं ना कहीं किसी के साथ गलत ना हो और सामने वाला डरे, लेकिन इससे डरने वाला तो कौन ही है। ठीक है, ये तो अपनी खुद की डिग्निटी होती है। आगे सुने, वकील से संपर्क कर सकते हैं, सहायता ले सकते हैं, कानूनी सलाह, दस्तावेज जानकारी या दस्तावेज कैसे तैयार करवाए जाएंगे वो सारे वकील करता है। स्व सुरक्षा, मानसिक सहायता, काउंसलिंग, आत्मविश्वास बनाए रखे। भाई अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी भी लड़की को या किसी भी पर्सन को नहीं खोना चाहिए। अपनी खुद की सुरक्षा के लिए आपको खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, ये कोई और नहीं करने वाला। आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। बाद में ना तो आपकी फैमिली आपके साथ होती है, बाद में फैमिली वाले भी बोल देते हैं बेटा कर ले एडजस्ट, या फिर दोबारा कर देंगे। जब तुम्हें यही करना है तो वो तो कोई भी कर सकता है, उसके लिए आप कौन सा अलग से कर रहे हो। इसके साथ साथ क्या हो सकता है, मेंटल हेल्प ले सकते हैं, आप अपने फ्रेंड को या किसी फैमिली मेम्बर को बता सकते हो जो आपके फेवर में हो। अगला काउंसलिंग ले सकते हैं। भाई काउंसलिंग सेशंस होते हैं ताकि आप उस मेंटल ट्रॉमा से बाहर आ सको कि भाई आपके साथ क्या हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। निष्कर्ष में क्या पढ़ा हमने, कंक्लूजन देख लेते हैं। घरेलू हिंसा सिर्फ घर की झड़प नहीं, यह नारी की गरिमा, सुरक्षा, जीवन और अधिकार के खिलाफ अपराध है। भाई ये ऐसा अपराध है जिसको कि भाई माफ़ नहीं किया जा सकता। अगर किसी इंसान ने किसी औरत की डिग्निटी के साथ में कोई खिलवाड़ किया तो इससे ज़्यादा बदतमीज़ और गिरा हुआ इंसान क्या ही होगा। भारत में अब कानून है, प्रावधान है और संवैधानिक सुरक्षा है, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब समाज की सोच बदलेगी। अगर लोग ही नहीं मानेंगे कि भाई किसी लड़की के साथ गलत नहीं करना चाहिए, या लड़कियां खुद इतनी इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, इतनी स्ट्रांग नहीं होंगी कि भाई वो सामने वाले की जो है बातों का जवाब दे सके खड़े होकर के, तब तक बदलाव तो नहीं आ पाएगा। भाई हिंसा को छुपाएं नहीं, आवाज़ उठाएं, बताएं भाई आपके साथ क्या गलत हो रहा है या किस लेवल के ऊपर हो रहा है। अगर आप कोई फैसला लेना चाहते हैं या किसी भी लेवल के ऊपर किसी के साथ खड़े होना चाहते हैं तो भाई अपने फैसले लें, आवाज़ उठाएं इस चीज़ का। ये थोड़ी ना कि भैया आपने सामने वाले की बात मान ली और फिर उसके बाद में आपके साथ कुछ भी होता रहे। ठीक है, सहयोग करें, हेल्प करें भाई, कानून जाने, कानून के बारे में पता हो, सामाजिक बदलाव की दिशा में कदम उठाएं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ओके, लड़कियों को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलना, तो भाई लड़कियों का ना संपत्ति में अधिकार ही नहीं देते। बहुत सारे लोग देखो कुछ जगहों पे मिलता भी है, ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन लड़कियों को अधिकार नहीं मिलता। अब एक और बात होती है इसके साथ में, क्या बोला जाता है कि लड़कियों का जो बाप का अधिकार होता है या बाप के पास में, पिता के पास में जो भी पैसे होते हैं उसके अंदर उसका अधिकार नहीं होता, उसका होता है हस्बैंड वाले में। जिस इंसान को वो बचपन से नहीं जानती या जिस पर्सन के साथ में उसका थोड़े बहुत दिन का रिलेशन है, उसके ऊपर तो उसका पूरा अधिकार है, पता नहीं कैसे है। और जहाँ पर वो पैदा हुई है, जिस परिवार के साथ में पली बड़ी है, जिस भाई बहनों के साथ में वो बड़ी हुई है, वहाँ पर उसका अधिकार नहीं है। तो पता नहीं कैसे रूल बना रखा है, लेकिन रूल ऐसा ही है, ऐसा सोसाइटी ने बनाया है। लेकिन कानून जो हमारा कोर्ट है वो तो यही कहता है कि भाई बेटी का भी अधिकार होता है, पिता की जो प्रॉपर्टी वगैरह होती है उसके अंदर। ठीक है, तो उनको अधिकार नहीं मिलता। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई उनको जो पैसे वगैरह होते हैं या उनकी जो भी अधिकार होते हैं वो उनको तभी दे दिए जाते हैं जब उनकी शादी होती है, शादी के रूप में उनको वो सारी चीज़ें दे दी जाती हैं। लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भाई वो तो आप नहीं दोगे ना, वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय उसको उनको इक्वलिटी दो। अब इक्वलिटी कोई देना नहीं चाहता, अब इक्वलिटी नहीं देना चाहते तभी तो इस तरीके के प्रावधान बनाए रखते हैं। ठीक है, सोसाइटी बहुत सारी चीज़ों को इसलिए बनाए रखती हैं ताकि उनके ऊपर 100% प्रेशर ना आए। वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि जैसे ही स्ट्रक्चर चेंज होगा पूरी की पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो लड़कियों को क्या नहीं दिया जाता, अधिकार नहीं दिया जाता भाई प्रॉपर्टी के अंदर। सॉरी। तो भारत में लंबे समय तक लड़कियों महिलाओं को परिवार की संपत्ति में बराबर अधिकार नहीं दिया जाता था। सामाजिक धार्मिक मान्यताएं, पितृसत्तात्मक व्यवस्था और रूढ़ियां इसकी प्रमुख वजह रही। ठीक है, हालांकि हिंदू अधिकार अधिनियम और न्यायालयों के फैसलों ने अब लड़कियों को बराबर का अधिकार दे दिया है, लेकिन व्यवहार में कई जगह अब भी भेदभाव जारी है। मतलब व्यवहार में नहीं आ रहा है, लड़कियां छोड़ भी देती हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, मेरा भाई है, मैं इसके लिए कर देती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ को उनकी मजबूरी मान लिया गया है कि भाई तुम्हें देना पड़ेगा। ये चीज़ नहीं है, उनका अधिकार है हर एक चीज़ के ऊपर। ठीक है, लड़कियों को संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता, तो क्यों नहीं मिलता ये चीज़ पता होनी चाहिए। पितृसत्तात्मक सोच, समाज में यह धारणा है कि लड़कियां पराया धन है, शादी के बाद दूसरे घर चली जाती हैं, इसलिए उन्हें संपत्ति में हिस्सा देने से परिवार की जमीन बाहर चली जाएगी, इसलिए नहीं दिया जाता। देख लो कितनी अच्छी सोच बना रखी है लोगों ने अपनी तरफ से कि भाई दूसरे घर चला जाएगा, हम नहीं देंगे किसी को भी।
और वो दूसरा कौन है पता ही नहीं, उससे के साथ में रहने के लिए, जीने मारने के लिए छोड़ दिया उस बच्चे को। दहेज को संपत्ति मान लेना, कि दहेज को संपत्ति मान ली कि भाई ये दे दिया आपको, अब आप अपने हंसते गस्ते घर जाओ। बहुत से परिवार यह सोचते हैं हमने दहेज दे दिया, वही वही उसका हिस्सा है, जो बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी तर्क है। भाई ऐसा तो लॉजिक ही नहीं है, मतलब इलॉजिकल बकवास है। तो आर्थिक स्वार्थ है भाई इसके साथ में बहुत सारे लोगों का, ठीक है। भाई या पिता नहीं चाहते कि जमीन जायदाद कम हिस्सों में बटे, कि माता पिता भी नहीं चाहते, भाई भी नहीं चाहता। और अगर कल को उस बच्चे के साथ में कुछ गलत हो जाता है तो उसको बोलते हैं आप है ना सामने वाले से ले लो, ठीक है, वो देगा आपको, उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा है। जब जिसके साथ में रह रहे हैं, जहाँ पैदा हो वहाँ पे तो हिस्सा है नहीं, तो सामने वाले की में क्या हिस्सा होगा। एक ही हिस्सा होता है कि भाई एक तो आप पढ़ सकते हो, दूसरा आप भाई अपनी मर्जी से जिसके साथ में रहना चाहो रह सकते हो, वही आपके पास में नहीं है। ना तो आप अपनी मर्जी से किसी के साथ रह सकते, ना आपको कहीं पे प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल रहा है, ना आप पढ़ाई लिखाई कर पा रहे हो। पहले फैमिली के ऊपर पिता पे या भाई पे डिपेंडेंट रहोगे, फिर उस दूसरे आदमी पे डिपेंडेंट रहोगे। इन्होंने हाथ खड़े कर दिया तो जाओ भाई कहीं भी जेल में, या मर जाओ जाके कहीं पे। इस तरीके की हमने सोसाइटी बना रखी है, देख लो। आगे क्या है, आगे कह रहे हैं सामाजिक दबाव। भाई सोशल प्रेशर भी बना रहता है लड़कियों के ऊपर। लड़कियां अगर अपना हिस्सा मांग ले तो कहा जाता है तुम तो अपने भाई का घर बर्बाद कर दोगी, इससे लड़कियां चुप रह जाती हैं। ये चीज़ आप देखते भी होगे, अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो जाता है, वो अपने भाई के घर या अपने पिता के घर वापस भी आ जाती है, पहली बात तो उसके साथ बहुत ही गलत किया जाता है, बिहेवियर सबका बदल जाता है उसको लेकर के। और अगर वो हिस्सा मांग लेते, देखो मेरा भी हिस्सा है, मैं भी हिस्सेदार हूँ, मैं भी पैदा हो रखी हूँ, तो पहली बात तो ये बोलेंगे तूने अपने घर बर्बाद कर, तू तो अपने भाई का घर बर्बाद करने के लिए चली आई है। और जो भाभी वगैरह होती है वो भी उसको गलत ही बोलती है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरे पास तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और मेरी अभी नहीं बिगड़ रही है, तो मेरी नहीं बिगड़ रही तो ये सारी चीज़ें मेरे हक में आनी चाहिए, क्योंकि वो भी नहीं चाहती कि भाई उसकी चीज़ें बिगड़े। अब 100 में से ये लगा लो कि 30 या 40% लोगों की आज की डेट में बिगड़ जाती है। तो भाभियाँ जिनकी 60% की ठीक चल रही है, वो थोड़ी नहीं ये बोलेंगे कि भाई हमारा हिस्सा इनको दे दो। वो भी अपना कोशिश करेंगे अपने आप को बचाए रखने की, क्यों? क्योंकि कल को भाई हमारे बच्चे हमारे साथ क्या करेंगे। माँ बाप इसलिए नहीं करते कि भाई क्योंकि उन्हें भी उनके साथ में रहना है, तो वो उनको कुछ नहीं देंगे तो उनकी बात कौन मानेगा। तो माता पिता ही नहीं चाहते और भाई और भाभियाँ जो होते हैं वही नहीं चाहते। तो तुम्हारे पास एक ही चॉइस होती है कि भाई तुम या तो एक तो पढ़ लो, एक अपनी मर्जी कर लो जहाँ पे जो कुछ करना चाहते हो, या इसके अलावा जो है आप लोग पढ़ाई लिखाई कर सकते हो, या तीसरा आप कोई अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो। अब अगर ये चीज़ें नहीं कर पाती लड़कियां तो वो फंस जाती हैं, उनके पास में तो कोई चॉइस ही नहीं है। पहले आप एक फैमिली पे डिपेंडेंट रहोगे, दूसरे के बाद में आप दूसरी फैमिली पे डिपेंडेंट रहोगे, और अगर नहीं डिपेंडेंट रहना फिर आप जॉब करोगे। जॉब करने के बाद में आपको कोई फ़ायदा थोड़ी ना होता है। उस जॉब के अंदर भी या तो आप सारे पैसे घर के अंदर खर्च करोगे, और अगर नहीं भी करोगे तब भी आपको घर पे आके काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर तरीके से भाई फंसा के खड़ा कर दिया है। इसके बाद में बोलते हैं कि भाई लड़कियों को इक्वालिटी मिली हुई है, तो ये इक्वालिटी दे रखी है हमने, तो अपने भाई का घर बर्बाद कर देगी भाई, ऐसा सुनाया जाता है। इससे लड़कियां चुप रह जाती हैं, उनके पास में चॉइस ही नहीं है, भाई चुप रहेगी और क्या करेगी वो। कानूनी जानकारी की कमी, उनको पता ही नहीं है उनके पास में कोई राइट भी है, ठीक है। तो बहुत से लोग ये जानते ही नहीं कि कानून लड़कियों को बराबर अधिकार देता है, पता ही नहीं है लोगों को, तो उनके साथ में हो रहा है क्यों, सोसाइटी में सुनते आ रहे हैं। तो भारत में लड़कियों का संपत्ति का अधिकार कानून की स्थिति देख लेते हैं। हिंदू अधिकार संशोधन अधिनियम 2005, इसके तहत क्या क्या है। इस कानून ने लड़कियों के लिए ऐतिहासिक बदलाव किया। इसमें क्या है, बेटी अब पुत्र के समान कोप्रेंसर सह अधिकारी है। जैसे बेटा जन्म से ही बाप दादा की पैतृक संपत्ति का हकदार होता है, अब बेटी भी जन्म से ही बराबर हिस्सेदार है। ये बराबरी का अधिकार दे दिया भाई उनको, ठीक है। वो बाद की बात है भाई उनको कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है। बेटी को पैतृक संपत्ति में पूरा हिस्सा, पैतृक जमीन, मकान, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, सब में बेटी का पूरा हक होता है। तो कोई ये बोले कि भाई बेटियां कम होती हैं, तो उनका हर जगह पे हिस्सा है, हर जगह पे बराबरी है। कोई भाई ये सोचे कि भाई मेरे पास ज़्यादा राइट है, इसको तो ऐसे ही जाना है, इसको तो ऐसे ही छोड़ देंगे, भैया अगर उसका दिमाग घूम गया ना तो पूरी प्रॉपर्टी का कब्जा करके बैठ जाएगी और तुम्हें मारेगी थप्पड़ खींच के। आगे देखें तो क्या है भाई, शादी हो जाने पर भी अधिकार खत्म नहीं होगा। पहले कहा जाता था कि भाई अगर शादी कर दी तो अधिकार खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, उसका राइट अभी भी है। शादी के बाद लड़की को अधिकार नहीं, कानून ने इसे खत्म किया। अब शादीशुदा बेटी भी उतनी हकदार है जितना कि बेटा। अब ऐसा थोड़ी लड़के की शादी कर देंगे तो उसकी प्रॉपर्टी से खत्म कर देंगे। लेकिन एक चीज़ है इसके अंदर, मैं बता देता हूँ, जो प्रॉपर्टी माँ बाप ने खरीदी होती है उसके अंदर किसी का अधिकार नहीं होता, ना लड़के का ना लड़की का। जो दादा लाई प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो जनरेशन वाइज आती है ना, आपका उसी के अंदर अधिकार होता है, लड़की का भी लड़के का भी। फिर बाद में मम्मी पापा की या आपके जो अभिभावक हैं उनकी जिम्मेदारियाँ वो किसको देना चाहते हैं किसको नहीं, अगर उन्होंने खरीद रखी है तो। जिनको वो मर्जी चाहें दे सकते हैं, जिनको नहीं देना चाहेंगे वो नहीं देंगे। कभी आप ये सोचो कि भाई
बेटा ये सोचेगा अब मेरे हाथ में तो प्रॉपर्टी आएगी आएगी, या अपने माँ बाप को किसी को मार करके उनकी प्रॉपर्टी हड़प लो, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। ये केवल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए या पढ़ाई लिखाई के लिए है, ताकि भाई आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए। बेटी को पिता की संपत्ति में अधिकार, पिता की स्व अर्जित कमाई हुई संपत्ति में भी बेटी बराबर की वारिस है। वारिस है मतलब डेथ के बाद में हो सकता है, लेकिन पिता की मर्जी है कि वो जिसको देना चाहे दे सकता है। माता की संपत्ति में भी बेटी का बराबर अधिकार, लड़की माँ की संपत्ति में भी बराबर की उत्तराधिकारी है। अगर किसी की मम्मी के पास में कुछ प्रॉपर्टी वगैरह हो तो भाई वहाँ पे भी आप हकदार हो, देख सकते हो आप ये चीज़। मुस्लिम महिलाओं की संपत्ति में स्थिति क्या होती है, तो मुस्लिम महिलाएं होती हैं उनके साथ में ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि भाई उनको राइट्स नहीं दिए जाते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुओं के अंदर नहीं मिलते, वहाँ पर भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत क्या कहा गया है, बेटी को विरासत में हिस्सा मिलता है, लेकिन बेटियों का हिस्सा बेटों से कम होता है। इस्लामी कानून के तहत 2 हिस्सा और बेटी को 1 हिस्सा, मतलब 1/3 का रेशियो रहता है। 1/3 मतलब 3 में से 1 हिस्सा लड़की को मिलता है, 2 हिस्सा लड़के को मिलता है इस्लामी कानून के तहत। लेकिन बेटी का अधिकार पक्का है, कानूनी रूप से सुनिश्चित है या सुरक्षित है कि भाई ये तो माना जाएगा। मुसलमानों पर हिंदी सेक्शन एक्ट लागू नहीं होता, कि भाई उनके ऊपर ये एक्ट लागू होगा ही नहीं। आगे सुनिए, भारतीय संविधान क्या कहता है इसके बारे में, हमारा जो संविधान है वो क्या कह रहा है। अनुच्छेद 14 के तहत आर्टिकल 14 क्या कह रहा है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। हर नागरिक को कानून के समक्ष समानता है, कि भाई समान है सभी। लिंग आधारित भेदभाव निषेध, कि भाई आर्टिकल 15 क्या कह रहा है, लिंग धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव किसी के भी साथ में नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 क्या कहता है, जीवन और गरिमा का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, महिलाओं का सम्मान और जीवन सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इस संपत्ति के अधिकार न देना संविधान का उल्लंघन है, मतलब अगर किसी लड़की को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया तो उनका जीवन जीने के अधिकार के खिलाफ है। ओके, सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले देख लेते हैं इसके ऊपर। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020 का केस है ये। इस केस के तहत क्या होगा, बेटी 2005 कानून के बाद ही नहीं बल्कि जन्म से कोप्रेंसर है, पिता के जीवित होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटी का अधिकार संपूर्ण और समान रहेगा, एक समान लड़की का अधिकार, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, लड़कियों को संपत्ति में अधिकार न मिलने के परिणाम क्या क्या होते हैं। भाई अगर उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया है तो उसकी वजह से होता क्या क्या है। आर्थिक शोषण होता है, भाई उनको पैसे मिलते ही नहीं, उनका तो हिस्सा मिलता ही नहीं। विवाह में दहेज की मांग बढ़ जाती है, लोग पैसे और ज़्यादा मांगते, क्यों, उसको पता है कि भाई वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। महिलाओं की आर्थिक निर्भरता, भाई पहले फैमिली के आपके जो फादर या ब्रदर होते हैं उनके ऊपर होती है, फिर बाद में हस्बैंड के ऊपर होती है, वो डिपेंडेंट ही रहती हैं। घरेलू हिंसा के जोखिम बढ़ते हैं। अब जिस लड़की को ये पता वो कहीं जा ही नहीं सकती, एक तरफ से उसकी फैमिली उसको ये बोल देती है हमारे घर पे लड़के मत आना, सॉरी दूसरी तरफ उसको ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे अगर रहना तो मेरी मर्जी से रहना पड़ेगा। तो घरेलू हिंसा जहाँ पे वो पिट रही है वहाँ पर उसको मजबूरी में रहना पड़ेगा, बाहर वो जा नहीं सकती। सबको पता है सोसाइटी का क्या हाल है। तो जब घर के अंदर ही उसके साथ में गलत होगा तो भाई वो बाहर जा करके क्या ही बोलेगी किसी को। आगे देखिएगा, तो तलाक और विधवा होने पर असुरक्षा, भाई अगर डाइवोर्स हो जाता है या उसके हस्बैंड मर जाते हैं तो जो उसकी फैमिली मेम्बर होते हैं जो ससुराल के होते हैं वो भी उसके साथ गलती करते हैं, सबको पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके अलावा अगर वो अपनी फैमिली के अंदर आती है तो उसको वैसे भी वही बोला जाता है तो या तो आप दूसरी शादी कर लो या फिर आप कहीं और चले जाओ। तो उसके पास में तो इंडिपेंडेंस है ही नहीं किसी भी तरीके की, उसको तो अनसिक्योर ही रहना पड़ेगा सारी ज़िंदगी, तो सुरक्षा तो उसकी है ही नहीं कहीं पे भी। शिक्षा व आत्मनिर्भरता पर असर, भाई ना तो उसको एजुकेशन मिलती ना वो इंडिपेंडेंट हो पाती। अच्छे तरीके से अगर किसी लड़की को पढ़ाने लिखाने भी लग जाए तो बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, कोई करवाता ही नहीं है। संपत्ति महिला की सबसे बड़ी सुरक्षा होती है जिससे वह आत्मनिर्भर और सुरक्षित रहती है। अगर माँ बाप किसी बेटी को कुछ देना चाहते हैं अपनी बेटी को तो उसको भाई एजुकेशन ही दे सकते हैं या उनके ऊपर खर्च करो, उनके नाम करवाओ, कुछ भी करवा रहे हो तो आप। अगर आपने किसी और को दे दिया, शादी के अंदर आप इतना सारा खर्च कर रहे हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कोशिश करोगे अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाओ ताकि वो कल को जा करके अपने लिए कुछ सही फैसला ले सके। अगर आपने भी फैसला लिया है उसके लिए कुछ भी, तो अगर वो गलत हो जाता है कल को तो वो अपने आप को संभाल पाए। ऐसा ना हो कि भाई उसे मजबूरी के अंदर किसी दूसरे इंसान के पास ही जाना पड़े मजबूरी में, ठीक है। तो समाधान कैसे मिल सकता है भाई इस चीज़ का, लड़कियों को उनका हक कैसे मिलेगा। कानूनी जानकारी होनी चाहिए लड़कियों के पास में, परिवार में लैंगिक समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, पंचायत समुदाय में जागरूकता होनी चाहिए। ज़्यादातर तो पंचायतें ही लड़कियों को बर्बाद करती हैं, ठीक है। इनके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए और ये लोग जब एक दूसरे की लड़कियों की हेल्प करना स्टार्ट करेंगे तभी जा करके शायद उनके लिए कुछ अच्छा होगा। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, भाई लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाओ फाइनेंशियली, किसी तरीके से वो जॉब वगैरह कर सकती हो, उनको आगे बढ़ने का हक मिले।
लड़कियों का खुद अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। भाई अगर आप आज अपने लिए नहीं लड़ोगे तो आपके लिए कभी भी कोई नहीं लड़ेगा। अगर आप एक लेवल के ऊपर अपने लिए नुकसान झेल रहे हो, आप स्टार्टिंग में ही हार मान जाते हो, तो आगे जा कर के भी आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला। आप हर एक लेवल पे जितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करते जाओगे, सामने वाला आपका फ़ायदा उठाता जाएगा। आप पहले फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करोगे, फिर आप एक पर्सन के लिए सेक्रीफाइस करोगे, आने वाले टाइम में बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करोगे। आपकी ज़िंदगी सेक्रीफाइस में ही चली जाएगी। अगर आज आप अपने लिए स्टेप ले सकते हो तो ले लो, नहीं तो भाई राम भरोसे गाड़ी चली रही है आज तक भी। ठीक है। कानूनी कदम उठाना, कुटुंब अदालत, सिविल कोर्ट या लीगल एड, तो इस तरीके की आप कानूनी कदम उठा सकते हो, मतलब कानून के पास में जाकर के अपनी बात को रख सकते हो। ओके। पति परिवार की अनुमति पर निर्भरता, कि भाई इस तरीके की प्रॉब्लम होती है लड़कियों को, ये एक डिस्क्रिमिनेशन का कारण है। या तो फैमिली पे डिपेंडेंट है या फिर हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, जबकि डिपेंडेंट कोई नहीं रहना चाहता किसी के ऊपर। आप आदमी को बोल के देखो औरत की कमाई के ऊपर डिपेंडेंट रह एक दिन भी नहीं रहेगा। ठीक है। तो भारत सहित कई पारंपरिक समाजों में महिलाओं का जीवन अक्सर पति, पिता, भाई या परिवार की अनुमति पर निर्भर माना जाता है। यह निर्भरता सामाजिक संरचना, पितृसत्तात्मकता, आर्थिक असमानता और सांस्कृतिक मान्यताओं का परिणाम है। इस तरीके की प्रॉब्लम आप देख सकते हो। पति परिवार की अनुमति पर निर्भरता, इसका अर्थ क्या होता है भाई? मतलब क्या है? आप निर्भर होने का मतलब क्या है? आप अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकते, अपनी मर्जी का खाना नहीं खा सकते, अपनी मर्जी का डांस नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से कहीं पे जा नहीं सकते, अपनी मर्जी से अपना पार्टनर नहीं चूज़ कर सकते, अपनी मर्जी से अपनी जॉब नहीं कर सकते। इस तरीके की ये जो होती है निर्भरता होती है कि भाई ये करके देंगे और ये ठीक करके देंगे। करते भी ठीक है, लेकिन अगर कल को गलत हो जाता है तो कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं लेता है। यह एक स्थिति है जब महिलाएं अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वतंत्र रूप से नहीं ले पाती, बल्कि उसे कहीं जाने, नौकरी करने, पढ़ाई जारी रखने, विवाह, संपत्ति रखने या ना रखने का, घर से बाहर निकलने, आर्थिक खर्च करने, सामाजिक संपर्क बनाने, किसी से बातचीत करने के लिए पति या परिवार से अनुमति लेनी पड़ती है। तो इस लेवल की डिपेंडेंसी मानी जाती है औरतों के ऊपर, जो कि सही नहीं है। भाई जिसको जो ठीक लगे वो कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं इतना भी नहीं है कि भाई आप उस फ्रीडम का या उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाने लग जाएं। फैमिली के साथ में रहो, आप उनके साथ में रहो, उनकी बातें मानो, और कहीं ना कहीं फैमिली को भी इतना विश्वास होना चाहिए आपके ऊपर कि भाई हमारा बच्चा कुछ गलत नहीं करेगा, हमारा जो है बेइज्जती नहीं करवाया कहीं पे, और अगर कहीं पर कोई किसी तरीके की बात भी होगी तो हम लोग उस चीज़ को एडजस्ट कर देंगे, या फिर हमारा बच्चा इतना अच्छा है कि भाई वो गलत काम करेगा ही नहीं। ठीक है। सामाजिक आर्थिक निर्भरता, लैंगिक नियंत्रण और पितृसत्तात्मक संरचना के रूप में समझा जाता है इसको। ठीक है। तो ये होती है डिपेंडेंसी। निर्भरता के प्रमुख कारण कौन से हैं भाई? पितृसत्तात्मकता चलती है यार, ये पैट्रियार्कल सिस्टम है। ठीक है। महिलाओं को न्याय की तरफ देखा गया कि भाई हम जो बोल रहे हैं वही करना है, आपको हमारे पीछे पीछे चलना है, हम जो है आगे आगे चलेंगे। अब इसकी वजह से कितना नुकसान होता है वो कोई नहीं देखता, बस आपको हमारी ये बात माननी पड़ेगी। अब क्यों माननी है उसके बारे में कोई नहीं डिस्कस कर रहा, ना उस चीज़ को कोई उठा रहा है। आर्थिक निर्भरता, अधिकांश महिलाएं आर्थिक रूप से पति परिवार पर निर्भर हैं, इसलिए निर्णय स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। भाई जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, सबसे पहली चीज़, अगर वही सामने वाले की दूसरे के ऊपर है तो भाई किसी भी लेवल के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये आदमी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक है। कई बार बोलते हैं, ये मैंने एक चीज़ में देखी है कि इंटरकास्ट मैरिजेस होती है, इंटरकास्ट मैरिजेस का कंसेप्ट होता है। अब उसके अंदर क्या होता है, लोग मना करते हैं इस चीज़ को। क्यों मना करते हैं? ये केवल सोशल स्ट्रक्चर नहीं है, ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के ऊपर भी काम करता है। अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की आपने बात नहीं मानी तो फाइनेंशियल जितनी भी फ्रीडम है आपकी वो सारी की सारी छिन जाएगी। आपके ऊपर सामने वाला जो है विश्वास नहीं करेगा और आपका साथ नहीं देगा। इसलिए भी लोग इस चीज़ से बचने की कोशिश करते हैं इंटरकास्ट मैरिजेस के अंदर। अब इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? जो लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं या जिस तरीके के लेवल के ऊपर पहुंच जाते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है, तो वहाँ पर आप चीज़ देखोगे कि भाई इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है। इंटरकास्ट मैरिजेस वगैरह, लोग इंटर रिलीजन भी करते हैं। रीज़न क्या होता है उसका? कि उनके पास में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। अगर आर्थिक रूप से कोई इंसान कमज़ोर है तो वहाँ पर कोई भी चीज़ अलाउड नहीं की जाती। लेकिन अगर किसी के पास पैसे आ जाते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, तो हर चीज़ इक्वल हो जाती है और सभी लोग हर चीज़ को मानने के लिए तैयार भी हो जाते हैं उस टाइम पे, इसलिए कि हमें क्या मतलब है इससे। ठीक है। लेकिन अगर किसी को फाइनेंशियली किसी की हेल्प करनी पड़ती है तब जा कर के लोग थोड़ा सा उस चीज़ को करने में हिचकते हैं। ठीक है। तो आगे देखिएगा, अशिक्षा, अशिक्षित महिलाएं, आत्मविश्वास कम होता है। भाई पढ़ाई लिखाई कम होगी तो कॉन्फिडेंस कम होगा, अवेयरनेस कम होगी, कानूनी सूचना कम होगी। इसके कारण क्या होगा? परिवार पर निर्भरता बनी रहती है लोगों की। सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं। ठीक है। बहुत से समुदाय मानते हैं स्त्री का स्थान घर में है, वह परिवार की इज्जत के बिना कुछ नहीं कर सकती। ठीक है।
इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकती, तो स्त्री को घर में ही रखेंगे और जो है वो परिवार की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकती। ऐसी सांस्कृतिक या धार्मिक मान्यताएं, जबकि ये गलत है। लड़कियां हर लेवल के ऊपर अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छी पोजीशन के ऊपर जा सकती हैं। आप इसके बारे में कल्पना चावला है, किरण बेदी है, इसके अलावा जो है भाई आपकी सुनीता विलियम्स है, दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं जहाँ पर लड़कियों ने अपने आप को सोसाइटी के रूल्स के ऊपर ले जा करके काम किया और अच्छे से अच्छे काम किए हैं, ना कि गलत किए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़कियाँ गलत हैं। जी आगे सुनिएगा। सामाजिक दबाव और मान मर्यादा, ठीक है। लोग क्या कहेंगे जैसी सोच महिलाओं को स्वतंत्र निर्णय लेने नहीं देती, कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोग क्या कहेंगे। ये कौन लोग पता ही नहीं चल रहा, कौन से 2-4 लोग क्या कहेंगे। लोग वही कहेंगे जो उनको कहना, उनके पास तो टॉपिक है ही नहीं कुछ भी। उनको तो आज नहीं तो कुछ ना कुछ तो कहना ही है। हम जब अच्छा करेंगे जब भी उनको कुछ ना कुछ कहना है, हम कुछ गलत कर देंगे जब भी उनको कुछ ना कुछ, उनको कोई ना कोई टॉपिक चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भाई अपनी मर्जी से जीना छोड़ दें। हमें जो ठीक लगता है भाई वो कर लो, और दुनिया तो तुम्हें कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से तुम जीना चाहोगे वैसे तो तुम्हें नहीं जीने दिया जाएगा। तो लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही कहेंगे। कुछ ना, तुम अच्छा कर लो तब भी गलत कहेंगे, कुछ गलत करेंगे जब भी गलत कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली, तब बोलेंगे इतना पढ़ के क्या कर लिया, लोग पढ़ते रहते हैं, क्या ही कर लेंगे, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, कमाई होनी चाहिए, पैसे आने चाहिए। भाई जो नहीं पढ़ेगा उसको भी भाई ये पढ़ लेते तो ये हो जाता, पढ़ लेना चाहिए था, कामयाब हो जाते, ये कर लेते। भैया दोनों कंडीशन के अंदर समाज तो कुछ ना कुछ, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही कहेंगे। तो उनके चक्कर में अपनी इंडिपेंडेंस को तो ख़राब करना बिल्कुल भी समझदारी का काम नहीं। तो लोगों तो कुछ ना कुछ कहना ही है। कोशिश करें कि भाई वो करो कि जो आपका मन कहे या जो सही हो। इसका मतलब ये नहीं है गलत करना शुरू कर दें। कोशिश करो कि भाई अपनी फैमिली के साथ रहो, फैमिली की इजाज़त लो, उनके साथ मिल करके काम करो और उनके साथ ही मिल करके आगे बढ़ो। कोशिश यही करनी चाहिए कि भाई सबके साथ सबका विकास हो, सभी को ऐसा लगे कि भाई कुछ अच्छा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप गलत करना शुरू कर दो। तो अपनी मर्ज़ी से काम करो, लेकिन भाई कहीं ना कहीं ऐसा ही काम करो जिससे कि आपकी फैमिली को दुख ना हो, ठीक है। तो लोगों की तो सोचनी बेवकूफ़ी है। हमारी एक मैम थी, उन्होंने मेरे को बताया था कि जो है 2 ही तरीके के लोगों से तो ज़्यादा कुछ खास फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। 2 चीज़ें हैं, एक तो हमारी फैमिली क्या कहती है, दूसरी है बाहर वाले क्या कहते हैं। हमारी फैमिली वाले अगर कुछ कह रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा कहेंगे, और जो बाहर वाले कह रहे हैं उससे कोई खास फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये सोच करके हमें काम करना चाहिए, बजाय इसके कि भाई लोग क्या कहेंगे। लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। आगे सुनिएगा। तो पुरुष कमाई करता है इसलिए निर्णय वही लेगा। यह सोच महिलाओं को कमज़ोर बनाती है और पुरुषों को निर्णयकर्ता के रूप में स्थापित करती है। देखो भाई कहीं ना कहीं ये चीज़ 1% हो सकता है अच्छी हो कि भाई जो है पुरुष फैसला लेता है, उसको जो है फैसला लेने का अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियों को भी या औरतों को भी उस फैसले के अंदर एक भागीदारी देनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए और उनके निर्णय की या उनके डिसीजन की भी बराबरी की कदर होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। पति परिवार पर निर्भरता का नकारात्मक प्रभाव, कि भाई इसकी वजह से जो है ये पति या परिवार पर निर्भर है वो पूरे तरीके से, तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का है, उनकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस होती है, फ्रीडम होती है, वो खत्म हो जाती है बिल्कुल। उनका मन ही नहीं करता, उनको मतलब फील ही नहीं होता कि भाई हमें हमारे पास में कोई इजाज़त है या हम कुछ कर सकते हैं। जिस इंसान को ये पता ही नहीं है कि भाई मैं आज़ाद हूँ या मैं कुछ कर सकता हूँ, मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि भाई वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर ही नहीं सकती। उन्हें पूछना पड़ता है पहले। क्यों पूछना पड़ता है कि भाई ये इंसान सही कहेगा हमें। बात तो सही है आपकी कि हाँ आपके लिए सही करेगा, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई आप भी इंडिपेंडेंट हो, आप भी एक इंडिविजुअल हो, आप भी एक पर्सन हो। जब आपको ये पता ही नहीं चल रहा है, आपको फील ही नहीं हो रहा कि भाई मेरी भी कुछ इच्छाएं हो सकती हैं, मेरे को भी कहीं पे जाना हो सकता है, हर चीज़ के लिए पूछना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप दूसरे इंसान के कंट्रोल में हो, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आपको कंट्रोल किया जा रहा है, चाहे किसी के भी थ्रू किया जा रहा हो। महिलाएं अपनी इच्छा, ज़रूरत और सपनों को दबा देती हैं। भाई किसी लड़की को ज़्यादा पढ़ना है तो पढ़ ही नहीं पाती बेचारी, उसकी कोई ज़रूरत है तो वो कोशिश करती है एडजस्ट करने की, उसकी अपनी खुद की इच्छाएं कुछ तो वो बताती ही नहीं किसी को। क्यों, क्या पता लोग क्या कहेंगे, भाई फैमिली कुछ बुरा ना मान जाए, पापा कुछ बुरा ना बोल दें, तो वो कभी बताती ही नहीं है अपनी ज़रूरतें या अपनी इच्छाएं कि भाई मुझे भी कुछ चाहिए। उसको ऐसा लगता है जैसे मैं कोई गलत बात कर दूंगी या कोई गलत बात हो जाएगी, सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कोई गलत बात मेरे मुंह से निकल जाएगी जिसके कारण कि मुझे ये बात बोलनी ही नहीं चाहिए। वो अपनी बताती ही नहीं किसी के भी सामने। आगे सुनिए। तो आर्थिक शोषण होता है भाई, जो फाइनेंशियल लेवल के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन होता है वो होता है लड़की का। कैसे? नौकरी, बैंकिंग, पैसे खर्च करने या संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता। भाई इस तरीके की चीज़ें उनके साथ होती ही नहीं है।
शिक्षा और करियर में रुकावट आती है, उन्हें आगे पढ़ने में या कोई एक पर्टिकुलर फील्ड जो वो चूज़ करना चाहती है उनको करने ही नहीं दिया जाता। भाई या तो टीचिंग है आपके लिए, या फिर एक पर्टिकुलर जो है घर पे हाउसवाइफ वगैरह बन के रह सकते हो आप, और किसी फील्ड में लड़की को जाने ही नहीं देते हैं। अब सपोज करो किसी लड़की को अगर भाई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, या वो जो है कुश्ती करना चाहती है, या किसी लेवल के बॉक्सिंग में जाना चाहती है, अगर उनकी फैमिलीज़ उनको अलाउ ही नहीं करेंगे तो वो बेचारी जा ही नहीं पाएंगी। अगर मैरी कॉम की फैमिली अगर उसको अलाउ नहीं करती तो शायद वो बेचारी इतनी अच्छी अपने करियर को बना ही नहीं पाती। अगर यही चीज़ें वो गीता फोर्ट है ना हरियाणा की, तो उनको अगर रोक दिया जाता उनके परिवार के द्वारा तो शायद वो कुछ बन ही नहीं पाती। उनको भी बोलते टीचिंग कर दो, टीचिंग कर दो, वो बेचारी कुछ कर ही नहीं पाती। तो जो एजुकेशन है पहली बात तो ये ज़रूरी है, और जैसी फील्ड में या जिस करियर को वो चूज़ करना चाहें उनके लिए वो भी ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है भाई देखो, हर एक बच्चा पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं बना होता, हर बच्चा उस लेवल के ऊपर पढ़ाई कर पाए या उतना ही इंटेलिजेंट हो जितना आपकी फैमिली सोचती है, हो सकता है उतना ना हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं हर एक पर्सन के अंदर। तो अगर एक दूसरी फील्ड को वो चूज़ करना चाहे तो उसके अंदर भी उसकी फैमिली को उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो करियर उसका अच्छा होना चाहिए किसी बच्चे का, तभी जा करके वो इंडिपेंडेंट बन पाएगा। परिवार की अनुमति नहीं मिलती, भाई एक पर्टिकुलर फील्ड को चूज़ करने फैमिली देती ही नहीं है उनको। यह लड़कियों की शिक्षा नौकरी रोकने का सबसे बड़ा कारण है, तो उनको जॉब भी नहीं मिल पाती। सपोज करो कोई लड़की डिफेंस में जाना चाहती है या आर्मी में जाना चाहती है, तो उसकी फैमिली को उसको सपोर्ट करना चाहिए। क्या बताओ वो लड़के के कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा कर ले। ओके, तो घरेलू हिंसा या जोखिम बढ़ता है इसकी वजह से, ठीक है, अगर उनको इंडिपेंडेंस नहीं मिलती है तो। निर्भरता अक्सर वायलेंस एब्यूज़ कंट्रोल को बढ़ाती है, भाई लड़कियों के ऊपर कंट्रोल बढ़ जाता है, गालियाँ बढ़ जाती हैं, इसके अलावा उनको कई बार मार भी दिया जाता है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और अगर भाई यही चीज़ करना है तो इस हिसाब से तो फिर तो ये बोला जाए कि भाई इसके अलावा एक और चीज़ है, कन्या भ्रूण हत्या। जो गर्ल चाइल्ड होते हैं उनको मार ही देते हैं, तो जब वो दुनिया में ही नहीं आएगी तो उसको जो है क्या चीज़ें फील करेगी या क्या देखेगी वो। तो लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, और जो पैदा हो जाती हैं बेचारी गलती से, उनके साथ में इस तरीके का व्यवहार किया जाता है जैसे कि वो इंसान ही ना हो। तो जब अगर ऐसा व्यवहार करना है तो भाई फिर ठीक ही हो रहा है उनके साथ, लेकिन अगर उनको भी इंसान की तरह ट्रीट करना है तो भाई लड़कियों की ज़रूरत उन्हीं की है जो हमारे देश को या इस दुनिया को आगे बढ़ा सके। नहीं तो अगर उसको एज अ प्रोडक्ट यूज़ करना है आपको, तो फिर तो भाई पैदा ही होने में दिक्कत है उसके, वो बेचारी आज नहीं तो कल पूरी ज़िंदगी भुगते, उससे तो अच्छा ना ही पैदा हो। आगे सुने। तो आत्मविश्वास की कमी हो जाती है लड़कियों के अंदर। जब लड़की एकदम बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाएगी, वो अपनी बात ही नहीं किसी के सामने रख पाएगी, जब वो सोचेगी ही नहीं, समझेगी ही नहीं, तो वो बेचारी क्या करेगी भाई आगे जा कर के। महिलाएं समय को कमज़ोर, असमर्थ महसूस करने लगती हैं, तो वही उनके साथ बहुत बुरा होता है। निर्णय लेने की क्षमता का विकास रुक जाता है, वो डिसीजन नहीं ले पाती, वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहती है। आप बताओ कैसे करना है, आप मतलब आपने देखा होगा अपनी फैमिली के अंदर भी, मदर को भी अपनी सिस्टर को भी, कि वो पूछती रहती है क्या खाना बनाना है, कैसे करना है, इसको कैसे करें। उनके अंदर एबिलिटी ही खत्म हो जाती है, हम लोग डिसीजन ले ही नहीं सकते, तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उनकी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है जब उनको कंटिन्यूसली ऐसे ट्रीट किया जाता है। तो महिलाएं दूसरों के निर्णय पर निर्भर हो जाती हैं भाई पूरे तरीके से। राजनीति और सामाजिक भागीदारी कम, बिना अनुमति के कई महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती। अगर इस तरीके की चीज़ें देखो हमारी सोसाइटी के अंदर होती हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें बढ़ती रही तो उसकी वजह से आप अच्छे लीडर्स खो दोगे, अच्छे जो आपके सोशल चेंजेस, सोशल रिफॉर्मर है वो खो दोगे। अगर ऐसा होता तो ये जो आपकी रेखा गुप्ता जी हैं, हमारी जो दिल्ली की सीएम बनी अभी, वो कभी बन ही नहीं पाती अगर उनकी फैमिली उनको ऐसे रोक लेती तो, ठीक है। आगे सुनिएगा। कौन कौन से क्षेत्र अनुमति पर निर्भर है, कौन सी चीज़ें मतलब लड़कियों को परमिशन लेकर के करनी पड़ती हैं। एजुकेशन लेनी है, फैमिली से पूछना पड़ेगा। नौकरी करनी है, फैमिली से पूछना पड़ेगा। करियर बनाना है, कुछ किसी एक फील्ड में जाना है तो फैमिली से पूछोगे। बाहर जाना है घर से तब पूछना पड़ेगा। यात्रा करनी है, कहीं पे जर्नी करनी है तब आपको पूछना पड़ेगा। दोस्त से मिलने जाना है तब भी आपको पूछना पड़ेगा। मोबाइल इंटरनेट यूज़ करना है तब आपको फैमिली से पूछना पड़ेगा। बैंक अकाउंट खुलवाना है तब आपको फैमिली को पूछना पड़ेगा। शादी करनी है तब भी आपको फैमिली से पूछना पड़ेगा। तलाक लेना है तब भी आपको फैमिली से पूछना पड़ेगा। मतलब आप रहोगे तब भी फैमिली की परमिशन से या दूसरों की परमिशन से, और तलाक लोगे तब भी दूसरे की परमिशन से। मतलब तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है कुछ भी कि हाँ भाई तुम्हें ये इंसान ठीक लग रहा है, तुम इसके साथ रह सकते हो, या ये इंसान ठीक नहीं लग रहा है, इससे दूर हो सकते हैं, तुम दूर भी नहीं हो सकते। तो तुम्हारे लिए हर चीज़ दूसरे पर ही डिपेंडेंट रहेगी। आगे क्या रहेगा भाई, संपत्ति का उपयोग, भाई वो दूसरे पर डिपेंड करता है कि भाई ये देंगे कि नहीं देंगे। स्वास्थ्य संबंधी निर्णय, अगर किसी को बुखार हो जाता है या बीमार हो जाती है वो लड़की, तो उसके लिए भी वो दूसरे पे डिपेंडेंट है। मतलब अगर एक इंसान को तकलीफ हो रही है, वो दर्द में तड़प रहा है, तो उसको उसके लिए भी दूसरे पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा कि फैमिली वाले लेके जाएंगे या ये हस्बैंड लेके जाएगा, तब जा करके आपका इलाज होगा।
मतलब कि इंसान कितना ज़्यादा परेशान हो सकता है कि भाई उसको एजुकेशन के लिए या ज़िंदा रहने के लिए तक के लिए दूसरे पर निर्भर होना पड़ रहा है। बच्चों को पालने के लिए भी उसको दूसरों से बच्चों के पालन पोषण से जुड़े निर्णय कि भाई बच्चों को कौन सी एजुकेशन दिलानी है, क्या पढ़ाना है, क्या लिखाना है, इस सब के लिए एक लड़की जो है दूसरे इंसान पर डिपेंडेंट है। आपने कानून भी सुना होगा जो मोबाइल इंटरनेट का यूज़ है। राजस्थान के 24 गाँव ने, वहाँ की पंचायत ने लड़कियों के लिए मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन बैन कर दिया है। उनका कहना है कि मोबाइल यूज़ करके लड़कियाँ बिगड़ जाएंगी। अगर लड़कियाँ बिगड़ जाएंगी मोबाइल इंटरनेट का यूज़ करके तो लड़कों से भी छीन लो। भाई लड़कियाँ बात करेगी किससे? लड़कों से। तो आप लड़कों से छीन लो ना। ये भी तो हो सकता है ना। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि भाई अगर बोले कि भाई लड़के जो होते हैं वो लड़कियों के साथ गलत कर सकते हैं या लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए रात को, भाई आप लड़कों को रोक लो। नहीं, लड़का तो कमा के लेके आएगा, ये फालतू में इतनी पागल बैठी है कि ये तो घूमती फिर रही है, इसको काम धंधा नहीं है कुछ भी, पता नहीं कैसी सोच की है, अगर ये किसी से शादी कर लेगी तो आदमी गलत ही होगा, या जो है जहाँ पर भी करेगी ये गलत ही करके आएगी। जब इस तरीके की मेंटेलिटी लोगों के अंदर भर गई है या इस तरीके की लोग सोच रखे हैं, तो क्या ही वो इंसान जिएगा या क्या ही मरेगा? उसका तो उसके पास तो मरने का भी ऑप्शन नहीं होगा ना। उसको तो ये बोलेगा अच्छा मैं मरना चाहती हूँ, तो मरना है आपको, ठीक है, इसके लिए परमिशन चाहिएगी। देखो ठीक है, मरने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब कि आज मेरे को ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ, परेशान हो गई हूँ, तो अब मेरे को मरना है। नहीं, मरना है, देखो मरना बाद में, पहले ये कपड़े हो गए हैं, ये थोड़े से है ना, ये क्या बोलते हैं, झाड़ू रह गई है, तो आदमी अगर मरने भी जाएगा ना तो उसके लिए भी उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। अरे हस्बैंड साहब बोलेंगे तब जाके मरना है, आज थोड़ा सा काम कर देते हैं। तो इस तरीके की कंडीशन हो रखी है। तो भारतीय कानून क्या कहते हैं? भाई इंडिया के अंदर कानून बहुत सारे बने हुए हैं, देखते हैं कितने लागू होते हैं कितने नहीं होते हैं। तो क्या कानून कह रहे हैं हमारे भारत में? संविधान महिलाओं को संपूर्ण स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिगत अधिकार देता है। तो इस तरीके के अधिकार मिले हुए हैं भाई लड़कियों को। कौन सा अधिकार देता है? आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार, महिला और पुरुष दोनों समान है। देखो समान तो है भाई। लिंग आधारित भेदभाव, निषिद्ध लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। भाई देखो ऐसा है कि अगर किसी का लिंग है उसके ऊपर भेदभाव भी नहीं किया जाएगा। गरिमा व जीवन का अधिकार महिलाओं के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है, आर्टिकल 21। इसके अलावा ये घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 महिलाओं पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण, धमकी, रोक टोक भी डोमेस्टिक वायलेंस मानी जाएगी। भाई किसी तरीके की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार मिला हुआ है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न नियम 2013, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लड़कियों के साथ में बहुत सारी जगहों पे इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो आपको ये समझना चाहिए। काम करने की स्वतंत्रता की सुरक्षा, कि भाई आपको कहाँ पर भी कहीं पर भी काम करना, आपके पास राइट है इस चीज़ का। कानून महिलाओं को पूर्ण अधिकार देता है, लेकिन समाज की सोच उन्हें रोकती, कि भाई सोसाइटी रोक लेती है। लड़कियों के पास में पूरा राइट है, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपके पास पूरा राइट है कहीं पर भी जाकर के काम करने का, अपनी बात रखने का, और किसी भी तरीके के आपके साथ कुछ गलत काम होता है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ भी उठा सकते हो। ठीक है, तो आपके पास राइट्स पूरे हैं, बस आपको पता नहीं है। कोशिश करोगे राइट्स को पता लगाने की। इसके साथ साथ कोशिश भाई सोसाइटी को भी करनी चाहिए कि भाई वो उन लड़कियों को थोड़ा आगे बढ़ने में हेल्प करे। ओके, निर्भरता को कम करने के सॉल्यूशन या समाधान क्या हो सकते हैं? भाई देखिएगा, शिक्षा हो सकती है। महिला शिक्षा सबसे बड़ा अधिकार है। आप एजुकेशन ज़रूर लो, हर लड़की के लिए ज़रूरी है कि पढ़ना, कि भाई पढ़ाई लिखाई तुमसे जैसी हो पा रही है वैसी हो पा रही है, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करो, क्योंकि कल को किसी की गारंटी नहीं होती है। एजुकेशन तुम्हारी कभी धोखा नहीं देगी तुम्हें। ठीक है, आर्थिक सशक्तिकरण, नौकरी, स्वरोजगार, वित्तीय जागरूकता से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है। भाई ये सारी चीज़ें अगर उनको मिलती है तो कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। कानूनी जागरूकता, महिलाओं को अपने अधिकार जानने चाहिए। भाई देखो महिलाओं को अपने कानून जानने चाहिए या फिर अधिकार जानने चाहिए। इसके साथ ही मैं ये बात और कहना चाहूँगा, आपको अपने कर्तव्य भी पता होने चाहिए। ठीक है, आपकी कुछ जिम्मेदारियाँ भी होती है। आप ये मान के चलो कि भाई आपके लिए मैं अच्छा बोल रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा हूँ। देखो आप हर चीज़ में मेरे से एग्री नहीं करोगे, हर चीज़ पे आप मेरे से डिसएग्री नहीं करोगे। मैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी बोल सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ों में आपको ये लग सकता है भाई ये कैसा इंसान है, बदतमीज़ इंसान है, लेकिन 100% ना तो कोई इंसान सही है ना कोई गलत है। कुछ चीज़ें मुझे हो सकता है ठीक लगती हूँ, आपको हो सकता है वो चीज़ें गलत लगती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको सही लगती हूँ, मुझे गलत लगती हूँ। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको अपने अधिकार पता है तो आपको कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारियाँ भी पता होनी चाहिए। ओके, तो देखिएगा आगे। तो परिवार और समाज में लैंगिक समानता होनी चाहिए। भाई पुरुषों को भी बदलाव लाना होगा।
निर्णय समानता पर आधारित होने चाहिए कि भाई जो निर्णय होगा, घर के अंदर डिसीजन होगा, उसके अंदर लड़कियों की भी लड़कों की भी सभी की बराबरी होनी चाहिए। ओके। आत्मनिर्भरता, महिलाएं जितनी आत्मनिर्भर होंगी उतनी ही स्वतंत्र होगी। भाई उनको इंडिपेंडेंट रखो, कोशिश करो कि उन्हें रोजगार करने का इजाज़त दो, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर कम से कम खुश तो रह पाए। उन्हें पता तो चले कि भाई बाहर कैसे काम होता है, किस तरीके की सोसाइटी है, किस तरीके से अपने आप को इंटरेक्ट करते हैं, कैसे फेस किया जाता है किसी चीज़ को, वो तभी पॉसिबल है। सरकारी योजनाएं कौन सी बनी है भाई औरतों के लिए? उज्ज्वला योजना बनी हुई है, जन धन योजना बनी हुई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। ये हरियाणा की योजना, सबसे पहले हरियाणा ने इसको लागू किया था। तो इसके साथ एक और चीज़ ऐड हो गई है, वो बता देता हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ। खिलाओ मतलब खाना नहीं खिलाना, मतलब खेलने के लिए प्रोत्साहित करना है लड़कियों को, तो बेटियों को खिलाना भी चाहिए ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे अच्छे खासे मेडल वगैरह लेकर के आ सकें। ठीक है। महिला शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। समय सहायता समूह, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें औरतों के लिए सरकारी योजनाओं के तहत लाई गई हैं। सामाजिक जागरूकता के लिए स्कूल कॉलेजेस बनाए गए हैं। भाई पंचायतें होती हैं, मीडिया है, मीडिया के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज हैं, समाज हैं, सभी को मिलकर बदलाव लाना होगा। ये सारे के सारे लड़कियों के लिए हम समाधान ला सकते हैं। ओके। तो अभी के लिए हम इस वीडियो के अंदर यही करते हैं, इसका सेकंड पार्ट लाने की कोशिश करेंगे बहुत जल्दी। तो आप ये बताइएगा इसके अंदर आपको कौन से पॉइंट्स अच्छे लगे। ये देखिएगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बच्चे यूपीएससी की या जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन ये सीटेट के और जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर जेंडर रोल एक चैप्टर होता है आपका, उसको लेकर के ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ें और एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे एक्ट बताए गए, जितने भी कानून बताए गए, आप उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। आप बताएं इसके अंदर आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगी और कौन सी चीज़ें बुरी लगी। हो सकता है मैंने इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हों जो आपको ठीक नहीं लगी होंगी। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी चीज़ें गलत लगी, या जिन चीज़ों को आप चाहते हैं कि भाई ये चीज़ें और इम्प्रूव होनी चाहिए, या जिन चीज़ों के द्वारा की जो स्थिति है वो सुधर सकती है या अच्छी हो सकती है। ओके, थैंक यू। आप सभी का थैंक यू, आपने इतनी देर तक सुना मुझे। और कोशिश करेंगे हम आगे जा कर के इसी तरीके की सीरीज़ लाने की, और जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उनकी तैयारी के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू।